शिखा शर्मा को अपने कंधे में सुन्नपन महसूस हुआ, जिसके बाद एक शक्तिशाली खिंचाव हुआ और लंबी तलवार उसकी पकड़ से फिसल गई, जिसे विराट ने छीन लिया था। यह देखकर शिखा शर्मा सन्न रह गई। वह उदासी भरे चेहरे के साथ खाली नजरों से विराट को घूरती रही। हरे वस्त्रों में लिपटी, विशाल ब्रह्मांडीय आकाश में खड़ी उसकी पतली आकृति अविश्वसनीय रूप से उदास और अकेली लग रही थी। उसने सोचा था कि अपने कठोर प्रशिक्षण के साथ वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद विराट को हराने में सक्षम हो जाएगी। हालांकि इस लड़ाई में उसने पाया कि न केवल उसकी ताकत विराट से आगे नहीं निकल पाई थी, बल्कि उनके बीच की खाई भी चौड़ी हो रही थी। कुमारी शिखा, क्या हुआ? उसे इस तरह देखकर विराट के मन में उसके लिए दया आ गई। उसने आगे बढ़कर शिखा शर्मा को वह लंबी तलवार लौटा दी जो उसने पकड़ रखी थी और नरमी से पूछा, विराट, क्या मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगी? शिखा शर्मा ने निराशा से भरे चेहरे के साथ विराट की ओर देखा। शिखा शर्मा की बात सुनकर विराट चुप हो गया। हालांकि वह शिखा शर्मा को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन वह उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सका। वह अपनी युद्ध कला प्रतिभा की सीमा को अच्छी तरह जानता था। हालांकि वह हरे वस्त्रधारी बालक अक्सर उसे नीचा दिखाता था, यह कहते हुए कि उसकी युद्ध कला प्रतिभा पूरी तरह से बेकार थी और वह जमीन आसमान का अंतर थी। विराट का दुनिया से परिचय होने और उसका ज्ञान बढ़ने के बाद उसे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि हरे वस्त्रधारी बालक ने पहले जो कहा था वह पूरी तरह से बकवास था। उसके असली स्वरूप की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार और निर्मल अवतार की प्रतिभाएं भी पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ थीं। जहां तक उसके असली स्वरूप की बात है, तो पूरी संभावना है कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक भी ऐसा विलक्षण योद्धा नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। आखिरकार विराट की वर्तमान समझ के आधार पर उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है जो दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ से लड़ने की क्षमता रखता हो। हालांकि शिखा शर्मा की प्रतिभा काफी अच्छी है, फिर भी वह नन्ही चिड़िया और माया जैसे लोगों से थोड़ी कमतर है और उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार और निर्मल अवतार से भी कमतर है। उसके असली स्वरूप की तो बात ही छोड़िए। इससे पहले कि उसका असली स्वरूप उसे पकड़ ले, उसके पास अभी भी उसे हराने का मौका है। एक बार जब वह उसके असली स्वरूप द्वारा पकड़ ली जाती है, तो विराट ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा है जो उसके असली स्वरूप द्वारा पकड़े जाने के बाद भी उससे आगे निकल सके। यहां तक कि उसकी सबसे परेशानी खड़ी करने वाली प्रतिद्वंद्वी लावण्या केवल मुश्किल से ही उसके साथ तालमेल बिठा पाई थी। बहुत पीछे नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसके असली स्वरूप की ताकत को पार नहीं कर पाई थी। हालांकि यह तथ्य शिखा शर्मा के लिए क्रूर है, फिर भी विराट उसे धोखा नहीं देना चाहता। मुझे पता था तुम्हारे जैसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह सोचना कि मैं तुम तक पहुंच सकती हूँ, ख्याली पुलाव पकाना है, अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से अधिक आकलन करना है। जब उसने विराट को चुप देखा तो शिखा शर्मा ने आत्मोपहास भरी हंसी के साथ कहा, कुमारी शिखा, तुम शिखर शर्मा की वापसी के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हो? शिखर शर्मा अंततः मेरा ही एक अवतार है, मुझसे अलग नहीं है। शिखा शर्मा के चेहरे के भाव देखकर विराट को दिल में एक दर्द महसूस हुआ और उसने दया से भरे चेहरे के साथ कहा, यह अलग है। यद्यपि शिखर शर्मा तुम्हारा ही एक अवतार है, वह तुम्हारे जैसा नहीं है। शिखा शर्मा ने कुछ देर विराट को घूरा, फिर सिर हिलाया और कहा, कम से कम शिखर शर्मा मुझे कुमारी शिखा नहीं कहेगा। शिखर शर्मा की उसके प्रति भावनाएं सच्ची थीं, अविश्वसनीय रूप से गहरी और समर्पित थीं। दूसरी ओर विराट के आसपास कई महिलाएं थीं और उसके लिए उसकी भावनाएं शिखर शर्मा की भावनाओं से अतुलनीय थीं। हालांकि उसने विराट में शिखर शर्मा के कई गुण देखे थे, लेकिन अंततः दोनों अलग थे। शिखा शर्मा की बात सुनकर विराट फिर चुप हो गया। दरअसल शिखर शर्मा उसका ही एक रूप था, लेकिन वह शिखर शर्मा नहीं था। सख्ती से कहें तो शिखर शर्मा सिर्फ उसका एक हिस्सा था, वह पूरा नहीं। शिखर शर्मा को पुनर्जीवित करने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व के इस हिस्से को अलग करना होगा और उनके दिमाग के बीच के संबंध को फिर से तोड़ना होगा। तभी शिखर शर्मा वास्तव में पुनर्जीवित हो पाएगा। लेकिन इस दृष्टिकोण का विराट के लिए बहुत कम अर्थ था। चाहे वह इसे अलग करे या नहीं, यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि शिखर शर्मा उसका एक हिस्सा था। शिखा शर्मा के लिए शिखर शर्मा महज एक सपना था। यह सपना यद्यपि सुंदर था, अंततः वास्तविक नहीं था। शिखर शर्मा की वापसी के लिए शिखा शर्मा की इच्छा महज एक आत्मधोखा था। विराट ऐसा नहीं करना चाहता था। वह केवल यह चाहता था कि शिखा शर्मा अपनी आंतरिक उथल पुथल से मुक्त हो जाए और अपने दम पर आगे बढ़े। एक पल के मौन के बाद शिखा शर्मा ने आखिरकार अपना सिर उठाया, गहरी सांस ली और कहा, विराट, इतना घमंड मत करो। यद्यपि तुम्हें हराना मुश्किल है, मैं हार नहीं मानूंगी। वह शिखर शर्मा की अनुपस्थिति से दुखी थी, लेकिन शुक्र है शिखर शर्मा गायब नहीं हुआ था। वह बस विराट के मूल शरीर में वापस आ गया था। जबकि विराट को हराना मुश्किल था, फिर भी आशा की एक किरण बाकी थी। जब तक वह आशा की किरण बची थी, वह हार नहीं मानना चाहती थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिखा शर्मा की बात सुनकर विराट केवल सिर ही हिला सका। शिखा शर्मा का आत्मविश्वास और उम्मीद उसके निराश रहने से बेहतर थे। शिखा शर्मा ने विराट को नजरअंदाज किया और निर्णायक रूप से मुड़ी और चली गई। शिखा शर्मा की जाती हुई आकृति को देखकर विराट अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। एक बार जब किसी महिला में कोई जुनून पैदा हो जाता है, तो यह वास्तव में परेशानी का सबब बन जाता है। विराट ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया और शून्य समाधि महाद्वीप छोड़ दिया। अपने निवास पर लौट आया और अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। हालांकि इससे पहले कि विराट लंबे समय तक साधना कर पाता, सोनाली अचानक घबराई हुई सी अंदर आई। युवा मास्टर, एक बहुत बुरी घटना हो गई है, सोनाली ने चिंतित होते हुए कहा। क्या हुआ? यह देखकर विराट को किसी अनहोनी का आभास हुआ। वह इस समय साधना की परवाह नहीं कर सकता था और तुरंत 23वें स्तर की तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर निकल आया। उसने सोनाली की ओर देखा और पूछा, कुमारी शिखा, कुमारी शिखा, कुमारी शिखा। वो सोनाली ने घबराते हुए कहा। शिखा को क्या हुआ? विराट ने चौंक कर जल्दी से पूछा। कुमारी शिखा वो सप्तखड्ग अमर भवन में चली गई हैं, सोनाली ने घबराते हुए कहा। क्या वो सप्तखड्ग अमर भवन में चली गई? सोनाली की बात सुनकर विराट का दिल बैठ गया। वह अब और शांत नहीं रह सका और तुरंत वहां से चला गया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ दिया। यह देखकर सोनाली भी जल्दी से उसके पीछे हो ली। अपना निवास छोड़ने के बाद विराट ने तुरंत अंतरिक्ष को चीर दिया और सप्तखड्ग अमर भवन के बाहर आ गया। इस समय कालरात्रि शिविर का सेनापति समीर पहले से ही वहां प्रतीक्षा कर रहा था। वरिष्ठ भाई विराट, आप आ गए। विराट को आता देख सेनापति समीर उसका अभिवादन करने के लिए दौड़कर आगे आया। क्या शिखा शर्मा सप्तखड्ग अमर भवन में दाखिल हो गई है? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, जब मुझे खबर मिली तो मैं भी चौंक गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुमारी शिखा ऐसा कुछ करेंगी। हमारे कालरात्रि शिविर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत मजबूत थीं। हमारे कालरात्रि शिविर के सैनिक उन्हें बिल्कुल नहीं रोक सके। अंत में वह किसी तरह सप्तखड्ग अमर भवन में घुस ही गईं, सेनापति समीर ने कहा। जूनियर भाई वरिष्ठ भाई विराट के विश्वास पर खरा नहीं उतरा। कृपया मुझे इसके अलावा भले ही कालरात्रि शिविर के वे रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ आ जाते, बहुत कम लोग ही वास्तव में शिखा शर्मा को रोक पाते।
विराट द्वारा स्थिति की देखरेख के लिए किसी वास्तविक विशेषज्ञ को न भेजने का मुख्य कारण यह था कि वह यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तलवार संप्रदाय का कोई भी योद्धा उसके आदेशों की अवहेलना करने और सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने का साहस करेगा। सप्तखड्ग अमर भवन बहुत ही खतरनाक था और अंदर की स्थिति अज्ञात चीजों से भरी थी। जब से उसका निर्मल अवतार सप्तखड्ग अमर भवन से निकला था, विराट ने यह आदेश दिया था कि तलवार संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को अनुमति के बिना इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कई वर्षों तक तलवार संप्रदाय के योद्धाओं ने उसके आदेशों का पालन किया था। किसी ने भी आज्ञा न मानने और अतिक्रमण करने का साहस नहीं किया। तलवार संप्रदाय के भीतर विराट की सर्वोच्च प्रतिष्ठा थी। सामान्य परिस्थितियों में किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए उसके आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। यहां तक कि तलवार संप्रदाय के वे विद्रोही लोग जैसे शार्दूल, नन्ही चिड़िया, माया और रूहानी, साथ ही वे लोग जिनके विराट के साथ अच्छे संबंध नहीं थे जैसे हिमशिखा और वैदेही, भी खुले तौर पर उसके आदेशों की अवहेलना नहीं करेंगे। इसलिए विराट ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे यह भी विश्वास था कि तलवार संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति खुले तौर पर उसके आदेशों की अवहेलना नहीं करेगा और सप्तखड्ग अमर भवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि शिखा शर्मा आज वास्तव में ऐसा कुछ करेगी। वरिष्ठ भाई विराट, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कुमारी शिखा को खोजने के लिए किसी को अंदर भेजना चाहिए? सेनापति समीर ने शांत विराट की ओर देखते हुए सावधानी से पूछा। कोई जरूरत नहीं। सप्तखड्ग अमर भवन अत्यंत खतरनाक है और बहुत सी अज्ञात चीजें हैं। लोगों को अंदर भेजने का परिणाम संभवतः उनकी मृत्यु ही होगा। विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। तो क्या हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? सेनापति समीर ने पूछा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से मेरे स्वर्ण ड्रैगन अवतार के वापस आने के बाद हम सब कुछ पर चर्चा करेंगे। विराट ने कुछ पल सोचकर कहा। यद्यपि वह सप्तखड्ग अमर भवन में शिखा शर्मा की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन विराट लापरवाही से अंदर नहीं गया। उसका असली स्वरूप एक भारी जिम्मेदारी निभा रहा था जो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की सुरक्षा से संबंधित था और स्वाभाविक रूप से अकेले शिखा शर्मा के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता था। हालांकि अपने तीसरे अवतार शिखर शर्मा के कार्यों के कारण वह पहले से ही शिखा शर्मा के प्रति दोषी महसूस करता था और उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए वह कोई भी योजना बनाने से पहले केवल अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार के पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से लौटने का इंतजार कर सकता था। शिखा शर्मा के सप्तखड्ग अमर भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने के बाद विराट इसकी सुरक्षा को लेकर लापरवाह होने का साहस नहीं कर सका। फिर वह एल्डर योगिता के निवास पर पहुंचा। ओह विराट, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सच में बहुत दिनों बाद आए हो। कृपया अंदर आओ और बैठो। विराट को आता देख एल्डर योगिता ने तुरंत बड़े उत्साह के साथ उसका अभिवादन किया। बैठने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक काम है जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। वरिष्ठ योगिता, विराट ने अभिवादन में हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे विराट, क्या तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत है? बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। एल्डर योगिता ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, मुझे बताओ तुम किसे काटना चाहते हो? मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी। एल्डर योगिता की बात सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। यह महिला हमेशा की तरह हिंसक है। क्या मैं तुम्हारे पास केवल किसी को काटने के लिए आया था? इस बार बात किसी को काटने की नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ योगिता सप्तखड्ग अमर भवन के द्वार की रक्षा करने में मेरी मदद करें और तलवार संप्रदाय के लोगों को अंदर घुसने से रोकें। विराट ने कहा। एल्डर योगिता अब तृतीय विपत्ति लोक की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा वह महारानी रेणुका की वरिष्ठ चाची हैं। वह मजबूत और वरिष्ठ हैं। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में बहुत कम लोग हैं जो उनका सम्मान न करते हों। इसके अलावा एल्डर योगिता मिलनसार हैं और बहुत सी चीजों की परवाह नहीं करती हैं। वह इसलिए कोई द्वेष नहीं रखेंगी क्योंकि उसने उन्हें द्वार की रक्षा करने के लिए कहा था। इसलिए एल्डर योगिता का सप्तखड्ग अमर भवन के द्वार की रक्षा करना सबसे उपयुक्त है। विराट, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सच में पागल हो गया हो और खुले तौर पर तुम्हारे आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करता हो? एल्डर योगिता ने विराट की बात सुनकर उत्सुकता से पूछा। तलवार संप्रदाय के भीतर विराट का सर्वोच्च सम्मान था। किसी ने भी खुले तौर पर उसके व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। यहां तक कि तलवार संप्रदाय के कुछ नियम तोड़ने वाले लोग जैसे शार्दूल, नन्ही चिड़िया, माया और रूहानी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी अभी शिखा शर्मा जबरदस्ती अंदर घुस गई है, विराट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। शिखा शर्मा? विराट की बात सुनकर एल्डर योगिता हैरान रह गई। फिर कुछ समझते हुए बोली, अगर यह वह है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विराट, क्या उसने अभी अभी तुम्हें चुनौती दी थी और हार गई? विराट के तीसरे अवतार शिखर शर्मा और शिखा शर्मा के बीच की दुश्मनी और उलझने शक्ति सिंधु महाद्वीप में कोई रहस्य नहीं थी और काफी लोग उनके बारे में जानते थे। आखिरकार शिखर शर्मा की मृत्यु से पहले वह और शिखा शर्मा खुले तौर पर एक साथ थे। उनके रिश्ते के बारे में सभी को पता था। हालांकि सेनापति क्रूर के नेतृत्व में अंधकार दानव सेना के खिलाफ भयंकर युद्ध में शिखर शर्मा ने दिन बचाने के लिए सेनापति क्रूर को मारने के लिए खुद को तलवार पर कुर्बान कर दिया। इस तरह वह नष्ट हो गया। लेकिन शिखर शर्मा की मृत्यु के बाद वह वास्तव में गायब नहीं हुआ। इसके बजाय वह विराट के शरीर में वापस आ गया और उसमें विलीन हो गया। शिखा शर्मा, जो शिखर शर्मा को गायब नहीं होने देना चाहती थी, स्वाभाविक रूप से विराट से जुड़ गई और मांग करने लगी कि वह शिखर शर्मा को उसे वापस कर दे। ज्यादातर लोगों ने इसमें शामिल दुश्मनी और उलझनों के बारे में सुना है और एल्डर योगिता विराट के बहुत करीब होने के कारण स्वाभाविक रूप से और भी अधिक विवरण जानती है। उसने बस इतना कहा कि वह आसानी से हार नहीं मानेगी। मुझे लगा था कि वह साधना करने के लिए और भी अधिक मेहनत करेगी, लेकिन किसे पता था कि वह वास्तव में सप्तखड्ग अमर भवन में घुस जाएगी। विराट ने कुछ बेबसी से कहा। पिछली कुछ बार विराट के खिलाफ अपनी चुनौतियों में विफल होने के बाद शिखा शर्मा ने और भी अधिक हताशा से साधना की थी और कड़ी मेहनत के माध्यम से उसे पकड़ने का प्रयास किया था। विराट ने मान लिया था कि शिखा शर्मा इस बार भी ऐसा ही करेगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इस बार हारने के बाद शिखा शर्मा वास्तव में सीधे सप्तखड्ग अमर भवन पर धावा बोलने चली गई। संभवतः लगातार कई विफलताओं के बाद शिखा शर्मा को लगा कि उसे पकड़ने के लिए केवल सामान्य साधना ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने ऐसा जोखिम भरा कदम उठाया। विराट बेखबर था और उसने उसे अंदर जाने दिया। अपना सबक सीखने के बाद विराट स्वाभाविक रूप से सप्तखड्ग अमर भवन के रक्षकों के बारे में फिर से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। कोई बात नहीं, यह मुझ पर छोड़ दो। एल्डर योगिता ने अपनी छाती थपथपाई और उसे आश्वस्त किया। वैसे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां साधना करती हूं। तो फिर यह जूनियर अग्रिम रूप से वरिष्ठ योगिता को धन्यवाद देता है। यह सुनकर विराट ने एल्डर योगिता के सामने फिर से सिर झुकाया। अरे विराट, तुम मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? सच में? एल्डर योगिता ने बात करते हुए उसके कंधे को थपथपाया। एल्डर योगिता स्वभाव से ही बहुत मिलनसार व्यक्ति थी और चूंकि विराट के साथ उनके हमेशा अच्छे संबंध रहे थे, इसलिए वह उसके साथ बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं बरतती थी। वरिष्ठ योगिता, क्या आपको किसी साधना संसाधन की आवश्यकता है? मेरे पास यहाँ प्राचीन दिव्य चाय का एक लौकीनुमा बर्तन है, कृपया इसे छकिए। विराट ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक लौकीनुमा बर्तन दिखाई दिया, जिसे उसने एल्डर योगिता को सौंप दिया। यह जुबैदा द्वारा प्राचीन महाद्वीप से चाय की पत्तियों का उपयोग करके बनाई गई चाय थी, जिसमें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रभाव थे।
यद्यपि विराट ने वर्तमान में इसे खजाना विभाग में तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के आदान प्रदान के लिए उपलब्ध कराया था, लेकिन विनिमय मूल्य अत्यंत उच्च था। पर्याप्त युद्ध गुणों वाले कुछ व्यक्तियों के अलावा सामान्य योद्धा इस तरह की चाय का खर्च नहीं उठा सकते थे। आखिरकार प्राचीन दिव्य चाय का उत्पादन वर्तमान में सीमित था और विराट बड़े पैमाने पर इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता था। विराट की बातें सुनकर एल्डर योगिता की आंखों में चमक आ गई। उसने पहले भी इस प्राचीन दिव्य चाय का स्वाद लिया था और इसका स्वाद अविस्मरणीय था। दुर्भाग्य से स्वादिष्ट होने के बावजूद यह अविश्वसनीय रूप से महंगी थी। अपनी संपत्ति के बावजूद वह इसे ज्यादा नहीं खरीद सकती थी। अब विराट ने उसे इतना बड़ा लौकी नुमा बर्तन दिया था, इसके बदले कितने युद्ध गुणों की आवश्यकता होगी। यह विराट, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? एल्डर योगिता की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने शर्मिंदगी का नाटक करते हुए अपने हाथों को रगड़ा। वरिष्ठ योगिता, यह मेरी ओर से प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया मना मत कीजिए, विराट ने कहा। अगर आप इतना छोटा सा प्रतीक भी स्वीकार नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपसे सप्त खड्ग अमर भवन की रक्षा करने के लिए कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि यह तुम्हारा दयालु भाव है, मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा। एल्डर योगिता ने तुरंत हाथ बढ़ाया और प्राचीन दिव्य चाय का लौकी नुमा बर्तन ले लिया। उसने जल्दबाजी में कहा। वास्तव में वह मना करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह बहुत पहले से ही प्राचीन दिव्य चाय के उस बर्तन को झपटना चाहती थी। हालांकि एक एल्डर के रूप में उसे कुछ हद तक संयम बनाए रखना था और इसे बहुत स्पष्ट नहीं होने देना था। विराट, मैं जा रही हूँ। एल्डर योगिता ने प्राचीन दिव्य चाय का बर्तन लेने के बाद विराट की ओर हाथ हिलाया और बोली, चिंता मत करो, मेरे रहते हुए मैं किसी दूसरे व्यक्ति को सप्त खड्ग अमर भवन में घुसने नहीं दूंगी। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे गायब हो गई। यह देखकर विराट हल्का सा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ योगिता वास्तव में बहुत स्पष्ट थीं। मदद मांगते समय वह बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक और कुशल थीं। जब एल्डर योगिता सप्त खड्ग अमर भवन के द्वार पर पहुंची तो वह उसके बगल में बैठ गई। जल्दी से बर्तन खोला और प्राचीन दिव्य चाय का एक बड़ा घूंट पी गई। बहुत बढ़िया। जैसे ही चाय उसके मुंह में गई, एल्डर योगिता अपने आप को आह भरने से नहीं रोक पाई। उसके चेहरे पर अत्यधिक आनंद का भाव था। इस प्राचीन दिव्य चाय का एक योद्धा के शरीर पर अत्यधिक पौष्टिक प्रभाव था। इसे पीने के बाद एल्डर योगिता अपने मांस और खून के हर इंच को आनंदित होते हुए महसूस कर सकती थी, जैसे सूखी जमीन बारिश पा रही हो। प्राचीन दिव्य चाय की शुद्ध ऊर्जा को पागलों की तरह सोख रही हो। इस शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद एल्डर योगिता को लगा कि उसके शारीरिक गुणों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस प्राचीन दिव्य चाय का हर घूंट उसके शरीर के लिए अस्थि मज्जा और हड्डियों को साफ करने की प्रक्रिया की तरह था। इसके अलावा इस अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद एल्डर योगिता को यह भी लगा कि उसकी साधना का स्तर तेजी से सुधर रहा है। उफ, चाय अच्छी है, लेकिन एकमात्र कमी यह है कि यह मदिरा नहीं है। अगर यह मदिरा होती तो और भी अच्छा होता। एल्डर योगिता ने अपने हाथ में बर्तन को देखा और मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। यद्यपि तलवार संप्रदाय के पास प्राचीन दिव्य धारा मदिरा भी थी, लेकिन उसकी ताकत बढ़ने के साथ ही इसकी शक्ति कम हो गई थी। इसे पीते समय उसे अब वह एहसास नहीं होता था। जबकि इससे उसे अपनी साधना में बहुत लाभ मिलता था, वह शायद ही कभी पहले की तरह नशे में धुत होती थी। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह नहीं जानती थी कि उसे थोड़ा सा नशा महसूस करने के लिए प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के कितने बर्तन पीने होंगे। लेकिन इतनी मदिरा उसके युद्ध गुणों की क्षमता से बहुत परे थी। क्योंकि उसने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का स्वाद चखा था और उस अद्भुत नशीली भावना का अनुभव किया था, एल्डर योगिता को पीने की लत लग गई थी। दुर्भाग्य से दुनिया में ऐसी बहुत कम मदिराएं थीं जो उसे वास्तव में नशा दे सकें। इसके अलावा प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का अनुभव करने के बाद वह साधारण मदिरा को और भी अधिक हेय दृष्टि से देखती थी। उसे उस दिन का बेसब्री से इंतजार था जब औषधि निर्माण कार्यशाला कोई नई मदिरा पेश करेगी। वह अद्भुत होगा। जैसे ही एल्डर योगिता आह भर रही थी, अचानक उसकी नजर उन कई लोगों पर पड़ी जो उसकी ओर तेजी से आ रहे थे। ये लोग शिखा शर्मा के माता पिता एल्डर वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी के साथ साथ शिखा शर्मा का भाई शेखर शर्मा थे। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्हें तेजी से आते देख एल्डर योगिता प्राचीन दिव्य चाय वाले बर्तन को पकड़कर तुरंत जमीन से उछल पड़ी और उनका रास्ता रोकते हुए पूछा, वरिष्ठ योगिता, मैंने सुना है कि मेरी बेटी सप्त खड्ग अमर भवन में घुस गई है, इसलिए हम अंदर जाकर उसे बाहर आने के लिए मनाना चाहते हैं। यह देखकर एल्डर वेद प्रकाश ने जल्दी से कहा। शिखा शर्मा के सप्त खड्ग अमर भवन में घुसने की खबर सुनकर वह और एल्डर यशिनी भी बहुत हैरान थे। वे दोनों सप्त खड्ग अमर भवन के खतरे से भली भांति परिचित थे, इसलिए खबर सुनकर वे तुरंत गर्म तवे पर चींटियों की तरह दौड़े चले आए। हालांकि उन्हें यह खबर विराट से बहुत देर से मिली थी। जब तक वे पहुंचे, एल्डर योगिता वहां पहले से ही इंतजार कर रही थी। तुम अंदर जाकर उसे बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करोगे? क्या तुम यह भी जानते हो कि सप्त खड्ग अमर भवन के अंदर स्थिति कैसी है? अपनी इस मामूली सी ताकत के साथ या तुम बस अपनी जान गंवाने जा रहे हो? एल्डर योगिता ने उनकी ओर देखते हुए कहा। वरिष्ठ योगिता, ऐसे में तो मेरा अंदर जाने का इरादा और भी पक्का हो गया है। मैं शिखा शर्मा को अंदर भटकते हुए नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर एल्डर वेद प्रकाश और भी अधिक चिंतित हो गया। वेद प्रकाश, क्या तुम्हें विराट द्वारा जारी किए गए निषेध के बारे में पता नहीं है? एल्डर योगिता ने उसकी ओर देखा और कहा, किसी को भी अनुमति के बिना सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा है तो उसने शिखा शर्मा को अंदर क्यों जाने दिया? यह सुनकर एक तरफ खड़ी एल्डर यशिनी ने तुरंत गुस्से में पलटवार किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बेटी खुद अंदर गई है। क्या तुम्हें लगता है कि पकड़े जाने के बाद उसे कड़ी सजा नहीं मिलेगी? एल्डर योगिता ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, अगर मैं आज अंदर जाने की जिद करूं तो? एल्डर यशिनी ने गुस्से में कहा। ठीक है, एल्डर योगिता ने कहा, जब तक तुम मुझे पार कर सकती हो तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। एल्डर योगिता की बात सुनकर एल्डर यशिनी कुछ देर के लिए निशब्द रह गई। यद्यपि उसने भी महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था, वह वर्तमान में केवल द्वितीय विपत्ति लोक में थी। इसके अलावा यह केवल इसलिए था क्योंकि तलवार संप्रदाय ने शर्मा परिवार के साथ विशेष व्यवहार किया था और उन्हें संसाधनों में प्राथमिकता दी थी। दूसरी ओर एल्डर योगिता पहले से ही एक तृतीय विपत्ति लोक की विशेषज्ञ थी और ऐसा कहा जाता था कि जब उसने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तब उसने 18 स्वर्गीय आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। एल्डर योगिता की ताकत उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। भले ही वह और एल्डर वेद प्रकाश हाथ मिला लें, फिर भी वे एल्डर योगिता को नहीं हरा सकते। वरिष्ठ योगिता, क्या आप कृपया एक अपवाद स्वरूप हमें अंदर जाने देंगी? यदि वरिष्ठ योगिता आज हमें अंदर जाने देती है तो हम सदैव आभारी रहेंगे और भविष्य में आपकी महान कृपा का प्रतिफल अवश्य देंगे। एल्डर वेद प्रकाश ने मिन्नतें करना जारी रखा। वेद प्रकाश, तुम्हें यहां अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। एल्डर योगिता अटल रही और उसने अपना हाथ हिलाया। यह देखकर कि एल्डर योगिता उसकी नरम और सख्त रणनीतियों से अप्रभावित है, एल्डर यशिनी ने गुस्से में आकर तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और सूर्यवीर से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। दांव संघ में वापस वह सूर्यवीर की वरिष्ठ बहन थी और उनके संबंध काफी अच्छे थे। इसके अलावा जब सूर्यवीर कमजोर था तब उसने उसका काफी ख्याल रखा था। सूर्यवीर हमेशा एल्डर यशिनी की दयालुता के लिए आभारी रहा था।
एल्डर यशिनी शायद ही कभी सूर्यवीर से संपर्क करती थी। यद्यपि वह एक बार दांव संघ में उसके लिए भावनाएं रखती थी, मीरा के साथ उसके संबंधों के बारे में जानने के बाद उसने यह विचार छोड़ दिया। विशेष रूप से पश्चिमी मध्य महाद्वीप में युद्ध के मैदान में एल्डर वेद प्रकाश से मिलने और उनके दांववादी साथी बनने के बाद उसने सूर्यवीर से और भी कम संपर्क किया। लेकिन आज अपनी बेटी की खातिर एल्डर यशिनी को इस संबंध का इस्तेमाल करना पड़ा। उसे विश्वास था कि अगर वह सूर्यवीर से संपर्क करेगी तो वह मदद के लिए आएगा जरूर। संदेश भेजने के कुछ ही समय बाद सूर्यवीर वहां पहुंच गया। सूर्यवीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? एल्डर योगिता ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए झल्लाहट से पूछा। एल्डर योगिता की बात सुनकर सूर्यवीर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहां पहरा देने वाला व्यक्ति एल्डर योगिता थी। वह और महारानी रेणुका एक ही पीढ़ी के थे और एल्डर योगिता महारानी रेणुका की वरिष्ठ चाची थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी वरिष्ठ थी। यद्यपि वह वर्तमान में बहुत मजबूत था और एल्डर योगिता से कमजोर नहीं हो सकता था, वह उसके सामने असम्मानजनक होने की हिम्मत नहीं कर सका। वरिष्ठ योगिता, क्या बात है? सूर्यवीर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा। उसे एल्डर यशिनी से केवल मदद मांगने वाला एक संदेश मिला था, लेकिन एल्डर यशिनी ने यह नहीं बताया था कि वह किस मुसीबत में है। यद्यपि सूर्यवीर को विवरण नहीं पता था, लेकिन चूंकि एल्डर यशिनी ने अनुरोध किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए संदेश प्राप्त करने पर उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुरंत वहां पहुंच गया। सूर्यवीर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें यह भी नहीं पता कि यहां क्या हो रहा है? तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? एल्डर योगिता ने उसे घूरते हुए बिना किसी शिष्टाचार के डांटा। महारानी रेणुका की एल्डर के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए उसने सूर्यवीर को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। यह लड़का कुछ नहीं जानता, यहां आना बस परेशानी बढ़ाना है। सूर्यवीर को एल्डर योगिता ने डांटा, लेकिन उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसने एल्डर वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी की ओर रुख किया और पूछा, भाई वेद प्रकाश, वरिष्ठ बहन यशिनी, यहां क्या चल रहा है? भाई सूर्यवीर, बात ऐसी है। फिर एल्डर वेद प्रकाश ने संक्षेप में स्थिति स्पष्ट की। एल्डर वेद प्रकाश की बात सुनकर सूर्यवीर तुरंत दुविधा में पड़ गया। भाई वेद प्रकाश, सप्त खड्ग अमर भवन अत्यंत खतरनाक है, बेहतर होगा कि आप लापरवाही से अंदर न भटकें। सूर्यवीर ने सलाह दी। उनका बेटा विराट पूरे तलवार संप्रदाय की भारी जिम्मेदारी उठाता है। वह अपने बेटे का बोझ साझा न करने को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वह उसके लिए परेशानी खड़ी करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सूर्यवीर चीजों के महत्व को समझता था। उसकी व्यक्तिगत भावनाओं की तुलना में तलवार संप्रदाय की समग्र स्थिति कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तलवार संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों में से एक के रूप में सूर्यवीर संप्रदाय की वर्तमान दुर्दशा से अनजान नहीं था। हालांकि तलवार संप्रदाय ने हाल ही में अंधकार दानव वंश की सेना को कई बार पीछे धकेल दिया है, शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण करने की उनकी योजनाओं को विफल कर दिया है, लेकिन अंधकार दानव वंश द्वारा उत्पन्न खतरा अभी टला नहीं है। पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप अभी भी उनके साए में है। अंधकार दानव वंश के इसी डर के कारण ही विराट ने सप्त खड्ग अमर भवन की खोज करने से परहेज किया है। यदि तलवार संप्रदाय के कुलीन सैनिक सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर फंस गए तो अंधकार दानव वंश का हमला शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए विनाशकारी होगा। सूर्यवीर विराट के कार्यों को पूरी तरह समझता था, लेकिन शिखा शर्मा अभी भी अंदर है। क्या हम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? एल्डर यशिनी ने चिंतित होते हुए पूछा। वरिष्ठ बहन यशिनी, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि विराट इस मामले को नहीं छोड़ेगा। बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। इसके अलावा यदि आप अंदर जाते भी हैं तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, यह केवल चीजों को और जटिल करेगा, सूर्यवीर ने कहा। सूर्यवीर की बातें सुनकर एल्डर वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी चुप हो गए। वे जानते थे कि सूर्यवीर ने जो कहा वह वास्तव में सच था। सप्त खड्ग अमर भवन के अंदर की स्थिति अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। कुछ भी समझे बिना अंदर जाने से संभवतः कोई परिणाम नहीं निकलेगा और यहां तक कि उनकी खुद की मौत भी हो सकती है। उन्होंने सुना था कि जांच करने के लिए सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने वाली 3 टीमों में से केवल विराट के निर्मल अवतार वाली टीम ही सफलतापूर्वक बच निकली थी। अन्य 2 टीमों का लगभग पूरी तरह से सफाया हो गया था, लेकिन शिखा शर्मा उनकी बेटी थी और वे उसे लावारिस छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि वे कितने भी चिंतित क्यों न हो, वे असहाय थे। एल्डर योगिता के उनके रास्ते में खड़े होने के कारण उनके लिए अंदर घुसना लगभग असंभव था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घट गई। विराट ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि महारक्तिम किला के लोग इस गुफा के खंडहर की जांच करने के लिए सीधा एक स्थानिक मार्ग चीर देंगे और वे शीतला और मारुत को भी अपने साथ ले जाएंगे। जब विराट ने लाल वस्त्र पहने उस व्यक्ति को कुंवर जयेश की मायावी अंगूठी से जेड ताबीज निकालते देखा तो वह पसीने से भीग गया और उसके मन में एक खौफनाक डर बैठ गया। खुशकिस्मती से वह युद्ध भूमि को साफ करने और भवन के भीतर की स्थिति अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। बिना कुछ समझे जल्दबाजी में अंदर जाने से संभवतः कोई परिणाम नहीं निकलता और यहां तक कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। उन्होंने सुना था कि जांच के लिए सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने वाले 3 दलों में से केवल विराट के निर्मल अवतार वाला दल ही सफलतापूर्वक बच निकला था। बाकी 2 दल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। लेकिन शिखा शर्मा उनकी बेटी थी और वे उसे उस हाल में लावारिस छोड़ने का विचार सहन नहीं कर सकते थे। हालांकि चाहे वे कितने भी चिंतित क्यों न हो, वे पूरी तरह से असहाय थे। एल्डर योगिता के रास्ता रोकने के कारण उनके लिए जबरन अंदर घुसना लगभग असंभव था। एक विशाल सेना के इकट्ठा होने के साथ वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी के पास सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने की अपनी योजना को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सप्त खड्ग अमर भवन में जो कुछ भी हुआ वह स्वाभाविक रूप से विराट की नजरों से नहीं छिप सका। विराट ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। एल्डर योगिता को हस्तक्षेप करने के लिए कहने का उसका मुख्य उद्देश्य वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी को शांत करना और वश में करना था। केवल एल्डर योगिता ही यह काम कर सकती थी। यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर को भी ऐसा ही प्रभाव प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता। आखिरकार उपाध्यक्ष दिवाकर और सूर्यवीर अब अनिवार्य रूप से समान स्तर पर थे। साधना की दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता है, उम्र का नहीं। हालांकि सूर्यवीर दांव संघ का एक दांववादी शिष्य था, लेकिन उपाध्यक्ष दिवाकर के साथ उसका सीधा गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था। इसलिए उपाध्यक्ष दिवाकर को सूर्यवीर का वरिष्ठ नहीं माना जाता था। यदि उपाध्यक्ष दिवाकर हस्तक्षेप करते तो सूर्यवीर के आने पर वे एल्डर योगिता की तरह मुखर और दृढ़ नहीं हो पाते, और यदि उपाध्यक्ष दिवाकर इतने मुखर नहीं हो पाते तो चीजें कठिन हो जाती। हालांकि एल्डर योगिता को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। चूंकि सूर्यवीर और दिव्य पवन महल की महारानी रेणुका बहुत करीबी दोस्त थे और वह महारानी रेणुका की वरिष्ठ गुरु चाची थीं, इसलिए वह अनिवार्य रूप से सूर्यवीर की भी वरिष्ठ थीं। यह रिश्ता तब भी नहीं बदलता भले ही सूर्यवीर की ताकत कितनी भी बढ़ जाए। बिल्कुल विराट की तरह, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, गुरु कावेरी हमेशा उसकी गुरु ही रहेंगी। साधना की दुनिया में वरिष्ठता को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन गुरु परंपरा का अत्यधिक महत्व था। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साधक भी अपने गुरुओं का अपमान करने की हिम्मत नहीं करते थे, भले ही उनकी ताकत उनके गुरुओं से कहीं अधिक क्यों न हो गई हो।
इसलिए गुरु शिष्य संबंध पर आधारित वरिष्ठता किसी योद्धा की ताकत में बदलाव के कारण नहीं बदलती थी। केवल वे लोग जिनका कोई गुरु शिष्य संबंध नहीं था, उनकी वरिष्ठता ताकत में बदलाव से प्रभावित होती थी। जैसे विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर, जो अब एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर के बीच कोई गुरु शिष्य संबंध नहीं था। हालांकि विराट सम्मान के कारण उपाध्यक्ष दिवाकर को अध्यक्ष दिवाकर कहकर संबोधित करता था, लेकिन उपाध्यक्ष दिवाकर वास्तव में खुद को विराट का वरिष्ठ मानने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक वह और विराट के पिता सूर्यवीर भी समान स्तर पर थे, हालांकि वे एक दूसरे को अपनी अपनी उपाधियों से संबोधित करते थे। जब विराट को पता चला कि एल्डर योगिता ने वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी को रोक दिया है, तो उसने अंततः राहत की सांस ली। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, तेजस पर्वत। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार अब अपने निर्मल अवतार और चंद्रिका तथा अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं का गुप्त रूप से पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि तुरंत तेजस पर्वत के बाहरी इलाके की ओर पूरी गति से दौड़ पड़ा। शिखा शर्मा की घटना के बाद वह अब यहां और नहीं रुक सकता था। उसे शिखा शर्मा को खोजने के लिए सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने हेतु जल्द से जल्द वापस लौटना था। सौभाग्य से इन दिनों के आराम के बाद उसके निर्मल अवतार की चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं। जब तक किसी विशेष रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना न करना पड़े, निर्मल अवतार अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम था। इस बीच चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों के पास अभी भी अंधकार दानव वंश की द्वितीय विपत्ति लोक की 150 कठपुतलियां थीं। इसलिए तेजस पर्वत से सुरक्षित बाहर निकलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पूरी गति से यात्रा की और जल्दी ही तेजस पर्वत की बाहरी सीमा पर पहुंच गया। तेजस पर्वत के चारों ओर स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से वह शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौट आया। शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौटने के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा के खंडहर, षष्ठम विपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र लंबी तलवार का जादुई खजाना, 10 पंचम विपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र और षष्ठम विपत्ति लोक के रक्तजीवी के शव को अपने मुख्य शरीर को सौंप दिया। स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने केवल पंचम विपत्ति लोक के दिव्य अस्त्रों में से एक लंबी तलवार का जादुई खजाना लिया और सप्तखड्ग अमर भवन की ओर बढ़ गया। हालांकि जैसे ही विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश करने वाला था, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह अपने कदमों पर ही रुक गया, ठीक उस समय जब वह सप्तखड्ग अमर भवन में कदम रखने ही वाला था। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपने सामने सप्तखड्ग अमर भवन को देखा। उसके चेहरे पर एक संघर्ष का भाव था, लेकिन एक पल के संकोच के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक गहरी सांस ली और अंततः जाने के लिए मुड़ गया। विराट, क्या हुआ? विराट की हरकतों को देखकर एल्डर योगिता ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए जब तक कोई अत्यंत जरूरी बात न हो, उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार जो यहां पहुंच चुका था, निश्चित रूप से आधे रास्ते से हार नहीं मानता। इसके अलावा एल्डर योगिता यह भी जानती थी कि विराट अभी भी शिखा शर्मा के प्रति अपराध बोध महसूस करता है और वह हाथ पर हाथ धरे बैठकर शिखा शर्मा को जोखिम उठाते हुए नहीं देख सकता था। अंधकार दानव वंश की सेना लामबंद हो चुकी है। अब संभवतः अंधकार दानव वंश के साथ हमारा एक अत्यंत भयंकर युद्ध होने वाला है, विराट ने अत्यंत गंभीरता से कहा। अभी अभी असुर सांब ने अपनी आत्मा में विराट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के माध्यम से उसे अंधकार दानव वंश के बारे में नवीनतम खुफिया जानकारी प्रेषित की थी। इस बार अंधकार दानव वंश द्वारा जुटाई गई ताकत विराट की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अकेले क्षत कबीले ने 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की सेना भेजी थी, जिसमें 2000 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ, 500 द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ, 150 तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ और 50 चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ शामिल थे। इसके अलावा इस सेना का नेतृत्व क्षत कबीले की दूसरी एल्डर ललिता कर रही थी। साथ ही 10 पंचम विपत्ति लोक के एल्डर भी थे। विराट पहले ही तेजस पर्वत में षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा के खंडहरों में एक षष्ठम विपत्ति लोक के रक्तजीवी के खिलाफ अपनी लड़ाई में ऐसे विशेषज्ञों की ताकत का गहराई से अनुभव कर चुका था। वह षष्ठम विपत्ति लोक का रक्तजीवी भारी रूप से घायल होने के बावजूद इतना भयानक था, कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि अपने चरम पर एक षष्ठम विपत्ति लोक का अंधकार दानव कितना भयानक होगा। हालांकि एल्डर ललिता, जो एक षष्ठम विपत्ति लोक की विशेषज्ञ थीं, स्थानिक मार्ग की सीमाओं के कारण नहीं आ पाएंगी। फिर भी इस बार क्षत कबीले द्वारा भेजी गई सेना अत्यंत दुर्जय थी। और इतना ही नहीं, क्षत कबीले द्वारा भेजी गई दुर्जय सेना के अलावा महाअसुर मल्लाक्ष, प्रमुख बर्बर और प्रमुख रौद्री के कबीलों के प्रमुखों के साथ साथ कंटक महाद्वीप के 50 अन्य कबीले भी एकजुट हो गए थे। इन 50 छोटे कबीलों ने कुल 1 करोड़ 50 लाख दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को जुटाया था, जिनमें 3000 प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा, 600 द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा और 100 तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ शामिल थे, जो सभी भैरव कबीले में इकट्ठा हो रहे थे। अंधकार दानव कबीलों की संयुक्त सेना के खिलाफ पिछली लड़ाई को 6 वर्ष बीत चुके थे। उन 6 वर्षों में विभिन्न अंधकार दानव कबीलों द्वारा बलों की लामबंदी पूरी हो चुकी थी। सभी कबीलों की सेनाएं अब भैरव कबीले में एकत्रित हो चुकी हैं। इस बार क्षत कबीले और विभिन्न छोटे कबीलों ने कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिकों को लामबंद किया था। लगभग 6000 प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा, 1000 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा, लगभग 300 तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ और लगभग 100 चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। इतनी भयानक ताकत, इसके बारे में सोचने मात्र से विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह सब तप्त बालू कबीले की सेनापति एला और रुधिर कबीले के सेनापति दुर्मद की गलती थी। अपनी हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए उन दोनों दुष्टों ने जानबूझकर शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत को एक बेतुकी हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। इससे क्षत कबीले और अन्य बड़े छोटे कबीलों के प्रमुख शक्ति सिंधु महाद्वीप से अत्यधिक सावधान हो गए और इसी कारण से उन्होंने इससे निपटने के लिए इतनी शक्तिशाली सेना तैनात की। विराट अच्छी तरह जानता था कि इस बार शक्ति सिंधु महाद्वीप के सामने जो खतरा है वह संभवतः पहले से कहीं अधिक भयानक था। इतने शक्तिशाली खतरे के तहत उसे पूरी तरह से तैयार रहना था और वह लापरवाही का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार व्यावहारिक रूप से पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सबसे मजबूत युद्ध शक्ति था और इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह स्वाभाविक रूप से इतनी शक्तिशाली शक्ति को शिखा शर्मा की खातिर सप्तखड्ग अमर भवन में फंसने नहीं दे सकता था। हालांकि विराट अपने तीसरे अवतार के कारण शिखा शर्मा के प्रति अपराध बोध महसूस करता था, लेकिन शिखा शर्मा की सुरक्षा और पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की सुरक्षा की तुलना में विराट स्पष्ट रूप से भेद कर सकता था कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। क्या इस बार अंधकार दानव वंश ने किसी बहुत शक्तिशाली बल को लामबंद किया है? एल्डर योगिता ने पूछा। विराट के हाव भाव देखकर वह समझ गई कि यह मामला शायद साधारण नहीं है। यहां तक कि जब अंधकार दानव वंश ने पिछली बार शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने के लिए इतनी शक्तिशाली सेना भेजी थी, तब भी विराट इतना गंभीर नहीं था। लेकिन इस बार एल्डर योगिता ने विराट के चेहरे पर चिंता की स्पष्ट झलक देखी। बहुत शक्तिशाली, विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बार हमें शायद पूरी तरह से तैयार रहना होगा। एल्डर योगिता, अभी सप्तखड्ग अमर भवन के बारे में चिंता मत करें।
मेरे साथ आएं और हम साधना करने के लिए एकांतवास में चलेंगे ताकि अपनी ताकत को जितना संभव हो उतना बढ़ाया जा सके। एल्डर योगिता वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थीं और उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थीं। यदि अंधकार दानव वंश का संकट नहीं आया होता तो वह एल्डर योगिता को यहीं रुकने और सप्तखड्ग अमर भवन के द्वारों की रक्षा करने में मदद करने के लिए कह सकता था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसे गंभीर संकट के तहत उसे किसी और चीज की परवाह नहीं हो सकती थी। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंधकार दानव सेना को खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए। सौभाग्य से हालांकि अंधकार दानव सेना भैरव कबीले में जमा हो गई है, फिर भी उन्हें आधिकारिक तौर पर अपना आक्रमण शुरू करने में कुछ समय लगना चाहिए। इस दौरान वह अभी भी कई तैयारियां कर सकता है। ठीक है, विराट की बातें सुनकर एल्डर योगिता ने सहमति में सिर हिलाया। फिर एल्डर योगिता विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के पीछे पीछे उसके निवास स्थान पर गई और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। एल्डर योगिता, यह 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का पूर्ण संस्करण है। आप अब से साधना के लिए इसी तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करेंगी। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद विराट ने 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, एल्डर योगिता अब एक तृतीय विपत्ति लोक की विशेषज्ञ हैं। अपनी ताकत के साथ वह पूर्ण 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के अभ्यास को सहन करने में पूरी तरह से सक्षम है। विराट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने यहाँ इतने सारे खजाने छिपा रखे हैं। पूर्ण 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह पर नजर डालने के बाद एल्डर योगिता ने विस्मय में कहा। वह बहुत पहले अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का दौरा कर चुकी थी, लेकिन उस समय और वर्तमान के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इस पूर्ण 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति बैंगनी तलवार संप्रदाय में स्थापित सरलीकृत संस्करण से अतुलनीय थी। एल्डर योगिता ने विराट के साथ कोई औपचारिकता नहीं निभाई और सीधे साधना शुरू करने के लिए 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में से एक में प्रवेश कर लिया। शार्दुल, यह षष्ठम विपत्ति लोक के रक्तजीवी का शव तुम्हारे लिए है। विराट ने तब अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा वापस लाए गए षष्ठम विपत्ति लोक के रक्तजीवी का शव शार्दुल को दे दिया। धन्यवाद मालिक, शार्दुल ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। वह इस षष्ठम विपत्ति लोक के रक्तजीवी के शव में निहित अपार ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इसे निगलने के बाद उसने अनुमान लगाया कि वह जल्द ही तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगा। शार्दुल ने पूरे शव को नहीं निगला, केवल आधा ही निगला। संयोग से यह षष्ठम विपत्ति लोक का रक्तजीवी विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा 2 टुकड़ों में काट दिया गया था, इसलिए उसे इसे फिर से अलग करने की जहमत उठाने की आवश्यकता नहीं थी। एल्डर योगिता और शार्दुल के लिए चीजों की व्यवस्था करने के बाद विराट फिर से बाहर गया, चंपा, आयु और मोहिनी को बुलाया और उन्हें भी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में साधना करने का निर्देश दिया। इससे पहले विराट ने उनसे कोई उच्च मांग नहीं रखी थी, लेकिन इस बार शक्ति सिंधु महाद्वीप के सामने जो संकट था वह अभूतपूर्व रूप से बहुत बड़ा था, जिससे विराट को उनके प्रति सख्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंपा, आयु और मोहिनी में भी असाधारण युद्ध कौशल था। एक बार जब वे द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लेंगी तो उनके पास भी दुर्जेय युद्ध शक्ति होगी। हालांकि विराट ने नीलिमा और माया को नहीं बुलाया। आखिरकार उन्होंने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांतवास में साधना करते हुए लंबा समय बिताया था। उन्हें अब आगे के एकांतवास के लिए वापस बुलाना संभवतः उनके लिए बहुत अधिक होगा और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए विराट ने उन्हें बाहर आराम करने दिया। हालांकि विराट को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीलिमा और माया अब शक्ति सिंधु महाद्वीप पर नहीं थीं, बल्कि मजे करने के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप गई हुई थीं। चंपा, आयु और मोहिनी को बुलाने के बाद विराट फिर से प्राचीन महाद्वीप में गया और दसियों लाख फुट ऊंचे सैकड़ों प्राचीन पेड़ों को काट गिराया। इन पेड़ों का उपयोग करके उसने शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय में 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के कई पूर्ण संस्करण स्थापित किए। अब तलवार संप्रदाय में काफी संख्या में तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा थे। एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की ताकत के साथ कोई भी पूर्ण 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के तलवार संकल्प अभ्यास का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। पूर्ण 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का साधना प्रभाव सरलीकृत संस्करण की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक है। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इस संकट से निपटने के लिए विराट ने कोई खर्च नहीं बख्शा। यह सब पूरा करने के बाद विराट खजाना विभाग गया। शालिनी, खजाना विभाग की सूची में कितने आध्यात्मिक पत्थर बचे हैं? विराट ने शालिनी से पूछा। युद्ध के लिए भारी मात्रा में आपूर्ति की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने वाले आध्यात्मिक पत्थरों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम अभी भी लगभग 2 खरब 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर होने चाहिए। शालिनी ने एक पल के लिए सोचा और कहा। स्तब्ध विराट, क्या तुमने कितना कहा? शालिनी के शब्द सुनकर विराट की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से पूछा। 25 खरब। शालिनी ने एक पल के लिए सोचा, फिर निश्चितता के साथ कहा। शालिनी के शब्द सुनकर विराट एक पल के लिए अवाक रह गया। शालिनी ने जो संख्या बताई उसने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। उसके निर्मल अवतार ने तेजस पर्वत में षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की गुफा से सैकड़ों अरबों जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर और सैकड़ों महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक प्राप्त किए थे। यह संपत्ति एक खगोलीय राशि प्रतीत होती थी। मूल रूप से वह शालिनी को प्रभावित करना चाहता था और उसे एक आश्चर्य देना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह खजाना विभाग पहुंचेगा तो शालिनी उसे ऐसा झटका देगी। होश में आने से पहले विराट काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। शालिनी, तुम्हें इतने सारे जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिले? विराट ने शालिनी से पूछा। उसका चेहरा संदेह से भरा था। विराट को इस बात का मोटा मोटा अंदाजा था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप पर आध्यात्मिक पत्थर की खदानें कहां स्थित हैं और उनमें कितना भंडार है। यहां तक कि यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप पर बची हुई सभी आध्यात्मिक पत्थर की खदानों का खनन कर लिया जाए तो भी यह इतने सारे जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर नहीं होगा। यदि शालिनी ने उन्हें शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर से प्राप्त किया था तो मुख्य बात यह थी कि शालिनी को बाहरी दुनिया से जुड़ने वाले मार्ग का पता नहीं था और इसलिए उसके पास इसके साथ व्यापार करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए विराट बहुत हैरान था कि शालिनी को इतने विशाल मात्रा में जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिले। पिछली बार जब उसने शालिनी से पूछा था कि खजाना विभाग के पास कितने आध्यात्मिक पत्थर बचे हैं तो शालिनी ने उसे जो संख्या बताई थी उसने उसे पहले ही चौंका दिया था। इस बार उसने मूल रूप से सोचा था कि खजाना विभाग के आध्यात्मिक पत्थर के भंडार समाप्त हो गए होंगे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि खजाना विभाग के आध्यात्मिक पत्थर के भंडार न केवल कम नहीं हुए थे बल्कि पहले से भी अधिक थे। तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना तरीका है। शालिनी ने अपना हाथ हिलाया और कहा। अगर उसने उन्हें खुद प्राप्त किया होता तो वह स्वाभाविक रूप से इसे विराट से नहीं छिपाती, लेकिन मुख्य बात यह थी कि ये आध्यात्मिक पत्थर उसे प्राप्त नहीं हुए थे। उनका उपयोग माया द्वारा विभिन्न संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किया गया था। अगर वह माया की पहचान उजागर करती है तो क्या वह उसे धोखा देने के समान नहीं होगा? शालिनी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। ठीक है, शालिनी की बातें सुनकर विराट ने असहाय होकर कहा। अगर वह नहीं बताना चाहती तो वह शालिनी को यह कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। क्योंकि उसने पूरा खजाना विभाग शालिनी को सौंप दिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसके फैसले का सम्मान करना था। शालिनी,
चूंकि तुम्हारे खजाना विभाग की सूची में अभी भी इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं, तो पहले मेरे लिए 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकालो। विराट ने शालिनी की ओर देखते हुए कहा। अब अंधकार दानव सेना के खिलाफ लड़ाई से प्राप्त विभिन्न जादुई कलाकृतियां, साथ ही शून्य समाधि महाद्वीप पर देव स्तरीय मुहर के नीचे से प्राप्त कलाकृतियां लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। चूंकि खजाना विभाग की आध्यात्मिक पत्थर की सूची अभी भी अपेक्षाकृत प्रचुर है, वे तत्काल जरूरतों को पूरा करने और अनंत परम मीनार को संचालित करना जारी रखने के लिए पहले विभाग से कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकालेंगे। ठीक है, एक पल रुको, शालिनी ने सिर हिलाया और कहा। फिर उसने अपने पास खड़ी अनन्या को पुकारा। अनन्या, गोदाम में जाओ और विराट के लिए 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकाल लाओ। हाँ प्रमुख शालिनी। अनन्या तुरंत सहमत हो गई। जल्द ही अनन्या 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से भरी एक स्थानिक अंगूठी लेकर आई और उसे विराट को सौंप दिया। शालिनी, अगर तुम्हारे खजाना विभाग को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे समय पर बताना याद रखना। विराट ने स्थानिक अंगूठी ली और शालिनी से कहा। हाँ मुझे पता है। शालिनी ने अपना हाथ हिलाया और कहा। 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के बाद विराट खजाना विभाग में नहीं रुका। वह 9वीं श्रेणी के उच्च स्तरीय युद्ध व्यूह कवच को परिष्कृत करने पर आचार्य केशव की प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्त्र निर्माण कार्यशाला में गया। कुछ पूछताछ के बाद विराट को पता चला कि कार्यशाला ने जनरल रिया द्वारा कमीशन किए गए 1009वीं श्रेणी के उच्च स्तरीय युद्ध व्यूह कवचों का अधिकांश काम पूरा कर लिया है, जिनमें से प्रत्येक 10,000 सैनिकों का समर्थन करने में सक्षम है। केवल कुछ दर्जन बचे थे। यह जानने के बाद विराट ने काफी राहत महसूस की। इस बार शक्ति सिंधु महाद्वीप को एक जबरदस्त खतरे का सामना करना पड़ रहा था और इस महान युद्ध में अनिवार्य रूप से तलवार संप्रदाय की सेना की आवश्यकता होगी। अस्त्र निर्माण कार्यशाला द्वारा परिष्कृत 9वीं श्रेणी का उच्च स्तरीय युद्ध व्यूह कवच सेना की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा देगा, जिससे यह आगामी युद्ध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अस्त्र निर्माण कार्यशाला का दौरा करने के बाद विराट महाविपत्ति स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने पर जुबैदा की प्रगति की जांच करने के लिए औषधि कार्यशाला गया। विराट, क्या तुम्हें वास्तव में हाल ही में इन पारलौकिक स्तर की गोलियों की आवश्यकता है? विराट की पूछताछ सुनकर जुबैदा ने उत्सुकता से पूछा। सामान्य तौर पर विराट उसकी गोली परिष्कृत करने की प्रगति में हस्तक्षेप नहीं करता था। हालांकि आज वह असामान्य रूप से पूछताछ करने आया, जिसने जुबैदा की उत्सुकता को बढ़ा दिया। बात यह है, विराट ने तब जुबैदा को अंधकार दानव वंश की सेना के लामबंद होने के बारे में बताया। इसके बाद हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप और अंधकार दानव वंश के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध हो सकता है, इसलिए इन पारलौकिक स्तर की गोलियों की मांग बहुत अधिक हो सकती है, विशेष रूप से उपचारात्मक गोलियों की। विराट ने अपनी बात समाप्त की। क्या ऐसा है? जुबैदा ने एक पल के लिए विचार किया और कहा। उस स्थिति में मैं कुछ समय के लिए नई गोलियों के शोध को अस्थायी रूप से निलंबित कर दूंगी और आपके लिए आवश्यक गोलियों का एक जत्था तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करूंगी। जुबैदा, परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझसे ऐसी औपचारिक बातें कहने की जरूरत है? जुबैदा ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। वैसे पिछली बार जो प्राचीन महाद्वीप की चाय की पत्तियां तुमने मुझे दी थीं, वे लगभग खत्म हो गई हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मुझे एक और जत्था ला सकते हो? जुबैदा ने कहा। ठीक है, मैं अभी जाकर ले आता हूं, विराट ने उत्तर दिया। स्थिति को समझने के बाद विराट औषधि कार्यशाला में नहीं रुका और तुरंत अपने निवास पर लौट आया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार तुरंत प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश कर गया और जलधारा के ऊपर वाले विशाल पर्वत की ओर बढ़ गया। जुबैदा द्वारा परिष्कृत गोलियां आगामी लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण थीं और उन्हें परिष्कृत करने के लिए कच्चे माल स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य थे। जुबैदा के अनुरोध करने के बाद विराट ने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर विराट के असली रूप ने कुछ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकाले, जो वह खजाना विभाग से वापस लाया था, जिससे अनंत परम मीनार उन्हें अवशोषित कर सके, ताकि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर अगला तारा रोशन हो सके। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का 62वां तारा रोशन हो गया। विराट ने अनुमान लगाया कि 62वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मोटे तौर पर 2 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। 62वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों का प्रकाश दोगुना तीव्र हो गया और तारों के प्रकाश का प्रभाव जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में दोगुना हो गया। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा मरम्मत किए गए क्षेत्र का आकार दोगुना हो गया था, जो 1000 शक्ति सिंधु महाद्वीपों के बराबर तक पहुंच गया था। रोशन हुए 62वें तारे में विराट को एक और ऋण व्यूह की विरासत मिली। इस बार विराट को जो ऋण व्यूह विरासत में मिली वह दिव्य पंख तलवार व्यूह का तीसरा स्तर था। जब उसे यह ऋण व्यूह विरासत में मिली तो विराट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि उसने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश किया था, न केवल उसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी, बल्कि उसकी दिव्य आत्मा शक्ति में भी बहुत सुधार हुआ था। अब उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति एक पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह पहले से ही दिव्य पंख तलवार व्यूह के पहले स्तर का उपयोग एक सामान्य युद्ध तकनीक के रूप में कर सकता था। यहां तक कि दूसरे स्तर के साथ भी विराट पहले से ही 10 चालें चल सकता था। अब दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की विरासत प्राप्त करना बिल्कुल सही समय पर हुआ था। शायद अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर को कई बार निष्पादित नहीं कर सकता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस दिव्य पंख तलवार व्यूह का उपयोग न केवल मार्शल आर्ट के रूप में बल्कि एक व्यूह के रूप में भी किया जा सकता था। विशेष रूप से प्राचीन महाद्वीप के विशाल वृक्षों का उपयोग करके स्थापित दिव्य पंख तलवार व्यूह का तीसरा स्तर अज्ञात भयानक शक्ति का था। वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप अंधकार दानव वंश के एक बड़े खतरे का सामना कर रहा था और दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की विरासत शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए समय पर मिले एक उपहार के समान थी। विराट ने देरी नहीं की और तुरंत दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर को समझना शुरू कर दिया। दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की शक्ति अत्यंत मजबूत थी, लेकिन इसी तरह इतनी शक्तिशाली तलवार व्यूह को निष्पादित करने या स्थापित करने के लिए आवश्यक खजाने भी काफी थे। संपूर्ण दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर के लिए 18 महाविपत्ति लोक की दिव्य लंबी तलवारों, 72 महाविपत्ति लोक की दिव्य लंबी तलवारों, 432 महाविपत्ति लोक की दिव्य लंबी तलवारों और 14400 जन्मजात लंबी तलवारों की आवश्यकता होती है। अकेले इस व्यूह के लिए आवश्यक लंबी तलवारें एक खगोलीय संपत्ति का निर्माण करती हैं। इसके अलावा यदि इसे युद्ध व्यूह के रूप में उपयोग किया जाता है तो दिव्य पंख तलवार व्यूह के पूर्ण तीसरे स्तर को बनाने के लिए 18 महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 72 महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 432 महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से हाल के वर्षों में तलवार संप्रदाय का तेजी से विकास हुआ है और बड़ी संख्या में महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ उभरे हैं, जो पूर्ण दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर के लिए आवश्यक बल को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर को पूरी तरह से समझने के बाद विराट ने संकोच नहीं किया। वह तुरंत प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश कर गया और जलधारा के विपरीत वाले जंगल में चला गया। वहां उसने 30 लाख फुट ऊंचे 18 पेड़ों, 72 पेड़ों और 10 लाख फुट ऊंचे 432 पेड़ों को काट दिया।
इन पेड़ों को काटने के बाद विराट उन्हें स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के अवतरण बिंदु पर वापस ले गया और उन्हें एक एक करके अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर टेलीपोर्ट कर दिया। 10 लाख फुट ऊंचे पेड़ को वापस टेलीपोर्ट करने के लिए 5 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती थी। 20 लाख फुट ऊंचे पेड़ को वापस टेलीपोर्ट करने के लिए 10 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती थी। 30 लाख फुट ऊंचे पेड़ को वापस टेलीपोर्ट करने के लिए 15 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती थी। इतने सारे पेड़ों को वापस टेलीपोर्ट करने में विराट के करोड़ों जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर खर्च हो गए। इसने विराट को दर्द से अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि उसने जो भी दानवीय कलाकृतियां जमा की थीं, वे पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी थीं। अब प्राचीन महाद्वीप से संसाधनों को वापस लाने के लिए वास्तविक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से विराट ने पहले खजाना विभाग से 50 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निकाले थे, जिसने अस्थायी रूप से उसके खजाने को बढ़ा दिया था। हालांकि विराट ने इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करने की चुटकी महसूस की, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। वह किसी भी आवश्यक खर्च में कंजूसी नहीं करेगा, यहां तक कि एक भी आध्यात्मिक पत्थर की नहीं। पेड़ों को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर टेलीपोर्ट करने के बाद विराट ने शाखाओं और पत्तियों की छंटाई में मदद करने के लिए छोटी लड़की आभा और रिया को काम पर लगा दिया। चूंकि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में हरित द्वारा इन दोनों को मूल रूप से छोटे मोटे काम करने के लिए धोखा दिया गया था, इसलिए विराट को उन्हें आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। शाखाओं और पत्तियों को छांटने के बाद विराट पश्चिमी महाद्वीप गया और अंधकार पर्वत के चारों ओर बनी महाव्यूहों की दीवार पर दिव्य पंख तलवार व्यूह की तीसरी परत स्थापित करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ों का उपयोग करके दिव्य पंख तलवार व्यूह की तीसरी परत स्थापित करने के बाद विराट ने इसे तुरंत सक्रिय नहीं किया। वर्तमान में अंधकार दानव वंश के विभिन्न कबीलों की सेनाएं भैरव कबीले में एकत्रित हो गई हैं। हालांकि ये सेनाएं अभी तक स्थानिक मार्ग से नहीं आई हैं, फिर भी पराजित अंधकार दानव वंश के कुछ अवशेष अभी भी अंधकार रसातल में तैनात हैं। यदि वह इन प्राचीन पेड़ों द्वारा स्थापित दिव्य पंख तलवार व्यूह की तीसरी परत को अभी सक्रिय कर देता है, तो इसकी आश्चर्यजनक शक्ति अनिवार्य रूप से अंधकार रसातल में तैनात अंधकार दानव वंश की सेना को सचेत कर देगी। इस प्रकार उन्हें तैयारी करने का समय मिल जाएगा। विराट का इरादा इन प्राचीन पेड़ों द्वारा स्थापित दिव्य पंख तलवार व्यूह की इस तीसरी परत को अंधकार दानव वंश की सेना के लिए एक भव्य स्वागत उपहार के रूप में उपयोग करने का था। यदि वे पहले से तैयारी कर लेते हैं तो प्रभाव संभवतः काफी कम हो जाएगा। हालांकि भले ही विराट ने भव्य व्यूह को तुरंत सक्रिय नहीं किया, वह प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ों का उपयोग करके स्थापित दूसरे स्तर की शक्ति के आधार पर दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की शक्ति का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था। जब इन प्राचीन पेड़ों का उपयोग करके दिव्य पंख तलवार व्यूह का दूसरा स्तर पूरा हो गया, तो इसका कवरेज अंधकार पर्वत के केंद्र की ओर 500 खरब मील तक फैल गया। इसलिए सबसे रूढ़िवादी अनुमान का उपयोग करते हुए भी दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर का कवरेज कम से कम 10 नील मील तक अंधकार पर्वत के केंद्र की ओर फैल जाएगा। उन प्राचीन पेड़ों का उपयोग करके दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर को पूरा करने के बाद विराट बेकार नहीं बैठा। इसके बजाय उसने एक परिषद की बैठक बुलाई, जिसमें शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप के उच्च स्तरीय अधिकारियों को अंधकार दानव वंश की सेना के संबंध में स्थिति की जानकारी देने के लिए इकट्ठा किया। हालांकि विराट की उम्मीदों के विपरीत की यह खबर सुनकर हर कोई घबरा जाएगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप दोनों के योद्धाओं की पहली प्रतिक्रिया उत्साह की थी। बहुत बढ़िया, हम आखिरकार उन अंधकार दानवों की गंदी औलादों से फिर लड़ सकते हैं। वैदेही ने मेज पर हाथ पटका और खड़े होकर जोर से चिल्लाई। उसका उत्साह साफ झलक रहा था। मेरी तलवार को लंबे समय से छुआ नहीं गया है। यह अंधकार दानवों का खून पीने के लिए तरस रही है। हिमशिखा ने अपने चेहरे पर उदासीन भाव लिए अपनी हिम प्राचीन तलवार को सहलाया। वह अंधकार दानवों के प्रति गहरी नफरत रखती थी। दांव संघ में उसके बहुत सारे गुरु और दोस्त उनके हाथों मारे गए थे। जयवर्धन था, जिसने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसकी देखभाल की थी। एल्डर तुषार, दांव संघ के 7वें रक्षक, जो हमेशा उस पर दयालु थे। एल्डर गिरिराज, 9वें रक्षक, जिन्होंने युद्ध के मैदान में उसकी जान बचाई थी। एल्डर सिकंदर, 3रे रक्षक, और एल्डर जयवर्धन, 4थे रक्षक। इन दांव संघ के गुरुओं और दोस्तों की संख्या अनगिनत थी, जो अंधकार दानवों के हाथों मारे गए थे। हिमशिखा को अंधकार दानवों से नफरत थी। वह अपनी तलवार चलाने और अपनी नफरत को शांत करने के लिए दुनिया के हर अंधकार दानव को मारने के लिए तरस रही थी। अब फिर से यह सुनकर कि अंधकार दानव वंश शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण करने वाला है, हिमशिखा की आंखों में तुरंत एक गगनचुंबी लड़ने की भावना चमक उठी। भिनभिनाहट। जैसे कि हिमशिखा की बातों के जवाब में उसके हाथ में मौजूद हिम प्राचीन तलवार ने एक तलवार की गूंज उत्सर्जित की। हा हा हा, तो हमें कमाने के लिए और भी युद्ध गुण मिल गए। शून्य समाधि महाद्वीप के एक योद्धा शिव खुशी से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। तलवार संप्रदाय में शामिल होने के बाद से शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को लंबे समय से पता था कि युद्ध के मैदान में लड़ना युद्ध गुणों को अर्जित करने का सबसे तेज तरीका था। यद्यपि तलवार संप्रदाय के पास युद्ध गुणों को अर्जित करने के कई तरीके थे। खेती, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, खनन, नई दुनिया की खोज करना, दुर्लभ खजाने की खोज करना, इलाके का सर्वेक्षण करना, नक्शे बनाना, या यहां तक कि अस्त्र निर्माण कार्यशाला, औषधि कार्यशाला या ताबीज व्यूह कार्यशाला के लिए काम करना। इन विधियों के माध्यम से युद्ध गुण अर्जित करने की गति युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए अतुलनीय थी। अब यह सुनकर कि एक और युद्ध छिड़ने वाला है, शून्य समाधि महाद्वीप के ये योद्धा सभी बेहद उत्साहित और रोमांचित थे। यहां तक कि उनके नेता एल्डर पवन की आंखों में भी उत्साह की एक झलक थी। तलवार संप्रदाय के साथ संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप ने व्यावहारिक रूप से अपने सभी संसाधनों को झोंक दिया था। इसने न केवल कई जादुई खजाने और साधना तकनीकों का आदान प्रदान किया था, बल्कि इसकी कई खनिज नसों को भी गिरवी रख दिया था। इतने समय के बाद शून्य समाधि महाद्वीप के पास गिरवी रखने के लिए बहुत कम बचा था। यदि उन्होंने जल्द ही युद्ध गुण अर्जित करना शुरू नहीं किया, तो शून्य समाधि महाद्वीप के संसाधनों की अंततः कमी हो जाएगी। अब विकट परिस्थितियों को छोड़कर एल्डर पवन शून्य समाधि महाद्वीप के शेष संसाधनों का उपयोग संसाधनों के आदान प्रदान के लिए नहीं करना चाहते थे। उन्हें और अन्य लोगों को खुद ही युद्ध गुण अर्जित करने होंगे यदि वे संसाधनों के लिए विनिमय करना चाहते हैं। हालांकि एल्डर पवन को स्वयं भी शून्य समाधि महाद्वीप पर देव स्तरीय मुहर की रक्षा के लिए बारी बारी से काम करना पड़ता था और उन्हें आमतौर पर साधना में बहुत समय बिताना पड़ता था, जिससे उन्हें युद्ध गुण अर्जित करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता था। हालांकि अब देव स्तरीय मुहर की रक्षा का कार्य मुख्य रूप से एल्डर लक्ष्मण को सौंप दिया गया था। हालांकि एल्डर पवन और एल्डर शेखर अभी भी कभी कभी उसे राहत देते थे, ताकि उसे भी बैंगनी तलवार संप्रदाय में 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके प्रशिक्षण का मौका मिल सके। एल्डर लक्ष्मण की प्रतिभा शुरू से ही विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी, और यदि उसने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग नहीं किया, तो वह संभवतः बहुत जल्दी शून्य समाधि महाद्वीप के कई योद्धाओं से पीछे छूट जाएगा। एल्डर पवन और एल्डर शेखर नहीं चाहते थे कि कई वर्षों का उनका पुराना दोस्त बहुत पीछे रह जाए। हालांकि एल्डर पवन और एल्डर शेखर को स्वयं साधना करनी थी और देव स्तरीय मुहर पर एल्डर लक्ष्मण को राहत देने के लिए भी समय निकालना था, जिसका मतलब था कि उनके अर्जित युद्ध गुण अपर्याप्त थे। आखिरकार
जबकि तलवार संप्रदाय के संसाधन अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। विनिमय मूल्य भी बहुत अधिक था। विशेष रूप से 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग। सरलीकृत संस्करण के लिए प्रति उपयोग 1 लाख युद्ध गुणों की आवश्यकता होती है, जबकि पूर्ण संस्करण के लिए 10 लाख से अधिक की आवश्यकता होती है। युद्ध गुणों की इतनी आश्चर्यजनक खपत का मतलब था कि प्रचुर मात्रा में युद्ध गुणों के होने के बावजूद उन्हें फिर से भरना पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि एल्डर पवन और एल्डर शेखर साधना के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभाव बहुत शक्तिशाली थे। यहां तक कि सरलीकृत संस्करण भी एक योद्धा की साधना गति को 1000 गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। पूर्ण संस्करण की तो बात ही छोड़ दें। इसके अलावा इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह ने न केवल साधना की गति में काफी वृद्धि की, बल्कि एक योद्धा के हर पहलू को शांत किया। उनके भौतिक शरीर, सच्चे सार, आत्मा, इच्छा, मार्शल आर्ट नींव और लोक में व्यापक रूप से सुधार किया। भारी कीमत पर भी उन्हें साधना के लिए इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करना पड़ा। यदि वे इसका उपयोग नहीं करते हैं तो भयंकर प्रतिस्पर्धी तलवार संप्रदाय में वे संभवतः जल्दी पीछे रह जाएंगे। इसलिए एल्डर पवन और एल्डर शेखर को अक्सर पर्याप्त युद्ध गुण जमा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यह सुनकर कि वे अंधकार दानव वंश से फिर लड़ सकते हैं, वे स्वाभाविक रूप से रोमांचित थे। उनकी नजर में युद्ध के मैदान में जाना डरने की बात नहीं थी, बल्कि भारी मात्रा में युद्ध गुण अर्जित करने का मौका था। वास्तव में यह केवल एल्डर पवन, एल्डर शेखर और शून्य समाधि महाद्वीप के अन्य योद्धा ही नहीं थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के कई योद्धा भी अंधकार दानव वंश के खिलाफ महान युद्ध के लिए प्रत्याशा से भरे हुए थे। विराट की बातें सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। लड़ने का जज्बा बुलंद हो गया। उनमें डर या कायरता का नामो निशान नहीं था। दरअसल एल्डर पवन और एल्डर शेखर की तरह शक्ति सिंधु महाद्वीप के अधिकांश योद्धा ऐसी स्थिति में थे जहां उनके पास पर्याप्त युद्ध गुण नहीं थे। यहां तक कि अध्यक्ष दिवाकर को भी युद्ध गुण अर्जित करने के लिए अक्सर बाहर जाना पड़ता था। एल्डर दुष्यंत को छोड़कर जो बेशर्मी से शार्दुल का चमचा बन गया था। हालांकि जब से विराट ने बैंगनी तलवार संप्रदाय में 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की स्थापना की, एल्डर दुष्यंत ने भी युद्ध गुणों की कमी से जूझना शुरू कर दिया था। वह शार्दुल से अपने स्वयं के युद्ध गुणों का उपयोग करके उनका आदान प्रदान किए बिना अपने सामान्य साधना संसाधन प्राप्त कर सकता था। हालांकि 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करने के लिए अपने स्वयं के युद्ध गुणों का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। आखिरकार जबकि एल्डर दुष्यंत बेशरम था, वह इतना ढीठ नहीं था कि सीधे शार्दुल से युद्ध गुण मांगे। उसके सामान्य साधना संसाधन शार्दुल द्वारा उसे स्वेच्छा से दिए गए थे, उसने मांगे नहीं थे। विराट ने हॉल में भीड़ की ओर देखा जो अपने हाथ मल रहे थे। उनका युद्ध का उत्साह चरम पर था और वह कुछ बोल न सका। उसने मूल रूप से हर किसी के तनावपूर्ण भावनाओं को शांत करने के लिए सांत्वना के कुछ शब्द कहने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत अधिक सोच लिया था। ये लोग सभी अविश्वसनीय रूप से कट्टर युद्ध प्रेमी हैं। अंधकार दानवों से लड़ने का विचार उन्हें किसी भी अन्य चीज से अधिक उत्साहित करता है। ठीक है, आप सभी को यह बताने और युद्ध के लिए तैयार करने के अलावा एक और बात है जिस पर मैं आज आप सभी के साथ चर्चा करना चाहता हूं। विराट ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। इस परिषद की बैठक को बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इस मामले की घोषणा करने और सभी को युद्ध के लिए तैयार करने के अलावा यह था कि वह इन रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों को दिव्य पंख तलवार व्यूह का तीसरा स्तर सिखाना चाहता था। कई वर्षों के तेजी से विकास के बाद तलवार संप्रदाय में रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों की संख्या में विस्फोट हुआ था। वर्तमान में तलवार संप्रदाय में 1500 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ, 200 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ और यहां तक कि लगभग 60 तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। तलवार संप्रदाय के रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों की संख्या के आधार पर यह दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर पर 3 युद्ध संरचनाओं को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। कंटक महाद्वीप, भैरव कबीला। भैरव कबीले में 2 करोड़ 50 लाख से अधिक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की सेना जमा हो गई थी। विशाल अंधकार दानव सेना जहां तक नजर जाती थी एक घने भारी काले बादल की तरह फैली हुई थी। क्षत कबीले की दूसरी एल्डर ललिता, एल्डर भद्र सहित 10 पंचम विपत्ति लोक के एल्डरों के नेतृत्व में स्थानिक मार्ग का निर्माण करने के लिए क्षत कबीले से लाए गए स्थानिक कलाकृतियों का उपयोग कर रही थीं। हालांकि इस बार उनका लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं था। अतीत में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हुए भारी नुकसान को देखते हुए एल्डर ललिता ने सावधानी के लिए स्थानिक मार्ग को उस बिंदु तक स्थिर करने पर जोर दिया जहां एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी सेना पार भेजने से पहले गुजर सके। फिर वे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अचानक हमला कर देंगे जिससे वे पूरी तरह से असावधान हो जाएंगे। हालांकि एल्डर ललिता और अन्य शक्तिशाली अंधकार दानवों को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह था कि असुर साम ने भैरव कबीले में उनकी सेना के इकट्ठा होने की खबर पहले ही विराट को दे दी थी। अचानक हमले के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप को असावधान पकड़ने की उनकी योजना विफल होने के लिए अभिशप्त थी। असुर साम भैरव कबीले के प्रमुख महाअसुर मल्लाक्ष के साथ गया जब उन्होंने नए एकजुट कबीलों के प्रमुखों का दौरा किया। महाअसुर मल्लाक्ष का इन यात्राओं पर अपने साथ आने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप से असुर साम को वापस बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह प्रमुखों को शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति के बारे में सूचित करे। इससे नवगठित कबीलों के प्रमुखों को शक्ति सिंधु महाद्वीप की सामान्य समझ मिल जाएगी, जिससे वे तप्त बालू कबीले की तरह लापरवाह होने से बच जाएंगे, जिसके कारण उनकी मित्र सेनाओं को एक बड़ा झटका लगा और भारी नुकसान हुआ। और सभी अंधकार दानवों में से कोई भी असुर सांप से बेहतर शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति को नहीं जानता था। आखिरकार असुर सांप शक्ति सिंधु महाद्वीप पर पहुंचने वाले शुरुआती अंधकार दानवों में से एक था। भैरव कबीले ने शक्ति सिंधु महाद्वीप में जो सेना भेजी थी उसमें से केवल असुर सांप ही जीवित है। हालांकि महाअसुर मल्लाक्ष कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि असुर सांप, जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता था, पहले ही विराट के वश में आ चुका था और उनके अंधकार दानव वंश के भीतर विराट का जासूस बन गया था। महाअसुर मल्लाक्ष असुर सांप को एक एक करके हर कबीले में ले गया, जिससे असुर सांप को इन कबीलों की स्थिति को अच्छी तरह से समझने का मौका मिला। अपने सामने भारी अंधकार दानव सेना को देखकर असुर सांप थोड़ी चिंता किए बिना नहीं रह सका। इस बार अंधकार दानवों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप से निपटने के लिए इतनी शक्तिशाली ताकत जुटाई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या शक्ति सिंधु महाद्वीप इस हमले का सामना कर पाएगा। विराट के वश में आने के बाद असुर सांब ने अनजाने में शक्ति सिंधु महाद्वीप के नजरिए से मुद्दों पर विचार करना शुरू कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विराट ने उसकी आत्मा के भीतर एक आत्मा प्रतिबंध लगा दिया था। अगर विराट मर जाता तो वह भी नहीं बचता। जीवन और मृत्यु के इस मामले में वह चिंता किए बिना नहीं रह सका। एल्डर भद्र, यह स्थानिक मार्ग पूरी तरह से कब स्थिर होगा? तप्त बालू कबीले के प्रमुख हुताशन ने एल्डर भद्र की ओर देखते हुए सावधानी से पूछा। भैरव कबीले में एकत्रित अंधकार दानवों की इतनी बड़ी सेना को देखकर प्रमुख हुताशन पहले से ही शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने और उसे समतल करने के लिए खुजला रहा था। लेकिन वह यह भी जानता था कि इस सेना की कमान उसके हाथों में नहीं थी, बल्कि क्षत कबीले की दूसरी एल्डर ललिता के हाथों में थी। विभिन्न कबीलों की मित्र सेनाओं को एल्डर ललिता के आदेशों का पालन करना था। हम लगभग 6 महीने, अगले 6 महीनों में हमारी सेना रवाना हो सकती है और शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण कर सकती है। एल्डर भद्र ने एक पल के विचार के बाद कहा। 6 महीने?
एल्डर भद्र की बातें सुनकर प्रमुख हुताशन रोमांचित होने से खुद को रोक नहीं पाया। क्षत कबीले के कार्य वास्तव में अलग थे। केवल 6 महीनों में वे इस स्थानिक मार्ग को इस हद तक स्थिर कर सकते थे जहां एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी गुजर सके। क्षत कबीले के हस्तक्षेप के बिना इन छोटे कबीलों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से इसे प्राप्त करने में संभवतः एक सदी से अधिक समय लगता और संसाधनों का भारी निवेश शामिल होता। एल्डर भद्र का निश्चित उत्तर प्राप्त करने के बाद प्रमुख हुताशन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। हालांकि वह इस प्रतीक्षा के दौरान बेकार नहीं बैठा। इसके बजाय उसने अन्य छोटे कबीलों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। 6 महीने बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने की योजना तैयार की। शुरुआत में नए एकजुट कबीलों के कुछ प्रमुखों ने प्रमुख हुताशन को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार भाग लेने वाले कुछ कबीले तप्त बालू कबीले से काफी मजबूत थे। लेकिन जब इन प्रमुखों ने प्रमुख हुताशन और क्षत कबीले के एल्डर भद्र के बीच के संबंध को देखा तो उन्होंने प्रमुख हुताशन को नए सम्मान के साथ देखना शुरू कर दिया। विशेष रूप से जब उन्हें पता चला कि क्षत कबीले की भागीदारी प्रमुख हुताशन के व्यक्तिगत रूप से उन्हें आमंत्रित करने के कारण हुई थी तो उनके लिए उनका सम्मान और भी बढ़ गया। हालांकि तप्त बालू कबीला उनके कबीले जितना मजबूत नहीं था और शक्ति सिंधु महाद्वीप के साथ लड़ाई में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था जिससे उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। प्रमुख हुताशन और क्षत कबीले के बीच संबंध का मतलब था कि वे उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। प्रमुख हुताशन को गर्व की अनुभूति हुई क्योंकि उसने महसूस किया कि इन आदिवासी प्रमुखों ने उसे कितना सम्मान दिखाया। इन आदिवासी प्रमुखों में से कई जो आमतौर पर उसे नीची नजर से देखते थे वे अब उसके साथ अत्यंत सम्मान का व्यवहार कर रहे थे। यह सब क्षत कबीले के एल्डर भद्र के साथ उसके संबंधों के कारण था। सच में एक शक्तिशाली समर्थक होना अच्छा है। अंधकार दानव वंश की गतिविधियों के बारे में विराट को काफी स्पष्ट समझ थी। यह काफी हद तक शार्दुल द्वारा असुर सांब नामक एक अंधकार दानव को पकड़ने के कारण संभव हुआ था जिसने उसे अंधकार दानव वंश के भीतर अपना एक मुखबिर स्थापित करने का अवसर दिया। हालांकि असुर सांब के अलावा अंधकार दानव वंश के भीतर छिपा हुआ काल भैरव नामक उसका एक पुतला अवतार भी था। काल भैरव का साधना स्तर बहुत अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत कम था। इसके अलावा विराट की विभाजित आत्मा द्वारा बनाए गए निर्मल अवतार और स्वर्ण ड्रैगन अवतार के विपरीत ये पुतला अवतार स्वतंत्र रूप से साधना और विकास नहीं कर सकते थे। जब वे बनाए गए थे तब उनके पास जो भी साधना स्तर और ताकत थी ये पुतला अवतार उसी स्तर पर बने रहते थे और सुधार करने में असमर्थ थे। अंधकार रसातल में अंधकार दानव वंश की गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा विराट के अंधकार दानव वंश के पुतला अवतार को स्थानिक मार्ग के दूसरी ओर कंटक महाद्वीप की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने का अधिकांश काम अभी भी असुर सांब पर एक मोहरे के रूप में निर्भर था। विभिन्न कबीलों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के अलावा विराट ने असुर सांब को स्थानिक मार्ग के थोड़ा करीब जाने और एल्डर ललिता, एल्डर भद्र और अन्य लोगों को इसे बनाते हुए दूर से देखने का निर्देश देने के लिए एक आत्मा प्रतिबंध का भी उपयोग किया। असुर सांब की आंखों के माध्यम से विराट स्थानिक मार्ग के निर्माण की प्रगति का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था। जबकि स्थानिक हेरफेर में असुर सांब की विशेषज्ञता अधिक नहीं थी, विराट की स्थानिक तकनीकों में विशेषज्ञता अत्यधिक उच्च थी। बस असुर सांब की आंखों से एक नजर डालकर विराट ने पहले ही गणना कर ली थी कि स्थानिक मार्ग को एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के गुजरने के लिए पर्याप्त स्थिर होने में अधिकतम 6 महीने लगेंगे। दूसरे शब्दों में शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास तैयारी के लिए केवल 6 महीने थे। यह सब समझने के बाद विराट ने अपनी साधना और भी तेज कर दी। महान युद्ध छिड़ने से पहले वह अपनी ताकत को अधिकतम करना चाहता था। प्राचीन महाद्वीप जलधारा के अंत में स्थित पर्वत में विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार उसी स्थान पर लौट आया जहां उसके मुख्य शरीर ने पिछली बार चाय की पत्तियां तोड़ी थीं। चाय के पौधों को देखकर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने संकोच नहीं किया। एक विचार के साथ उसके चारों ओर हजारों लंबी तलवारों के जादुई अस्त्र तुरंत दिखाई दिए। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की दिव्य चेतना के नियंत्रण में ये लंबी तलवारों के जादुई अस्त्र चाय के पौधों की ओर उड़ गए। सड़ाक सड़ाक सड़ाक, एक के बाद एक लंबी तलवार का जादुई अस्त्र तेजी से घूमता हुआ चाय की पत्तियों को काटने लगा। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था जब उसका मुख्य शरीर पिछली बार यहां आया था। अपने नियंत्रण में वह केवल 1 या 2 तलवार के वार से 10,000 फुट लंबी चाय की पत्ती को काट सकता था। कुछ ही सांसों में विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने दर्जनों चाय की पत्तियां तोड़ ली थीं और उन्हें अपने स्थानिक थैले में जमा कर लिया था। हालांकि जैसे ही विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने दर्जनों चाय की पत्तियां तोड़ी, चाय की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई और एक विशाल प्राणी बाहर निकला। 10,000 मील लंबा यह विशाल प्राणी कोई और नहीं बल्कि वही विशालकाय बकरा था जिसने पिछली बार उसके असली रूप पर हमला किया था। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को देखते ही बकरे ने स्पष्ट रूप से उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया जो पहले उसकी चाय की पत्तियां तोड़ने आया था और उसकी आंखें तुरंत तीव्र क्रोध से चमक उठीं। बां! वह दहाड़ा, अपने खुरों से 2 बार जमीन को खोदा और फिर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार पर सीधे हमला कर दिया। दुष्ट जानवर, फिर से वही हरकत। यह देखकर विराट क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। पिछली बार उसके असली रूप ने यहां केवल 5 चाय की पत्तियां तोड़ी थीं और इस बकरे ने उस पर हमला कर दिया था और अब यह फिर से वही तरकीब इस्तेमाल कर रहा था। विराट ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और सीधे बकरे पर मुक्का मार दिया। बूम! 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल टकराए जिससे एक बाहरी कर देने वाली दहाड़ पैदा हुई। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार बकरे की शक्तिशाली टक्कर से दर्जनों मील पीछे जा गिरा। बकरा भी उसी मुक्के से सैकड़ों मील पीछे जा गिरा। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा जिससे धूल का गुब्बार उठ गया। बकरा उठ खड़ा हुआ। दूर से विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही वर्षों में मानव जाति की ताकत इतनी नाटकीय रूप से बढ़ गई है। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के मुक्के से उसने महसूस कर लिया था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके साथ बकरे ने एक और गुस्से वाली मिमियाहट की। जैसे ही इसकी दहाड़ गूंजी, चाय की झाड़ियों से जल्दी ही एक सरसराहट की आवाज आई। फिर 1 दर्जन या उससे अधिक विशाल बकरे बाहर निकले। उनकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं क्योंकि वे दूर से विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को घूर रहे थे। यह देखकर विराट चौंक गया। धिक्कार है, यह जानवर मुझे हरा नहीं सकता, इसलिए यह बैकअप के लिए बुला रहा है। विराट ने मन ही मन कोसा। 1 दर्जन या उससे अधिक बकरों को अपनी ओर आते देख विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इन बकरों की खाल मोटी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर था। उनमें से केवल एक से निपटना भी मुश्किल होगा। अगर वह इतने सारे बकरों से घिर गया तो अपने शक्तिशाली स्वर्ण ड्रैगन अवतार के साथ भी वह संभवतः गंभीर खतरे में होगा। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने रुकने की हिम्मत नहीं की। एक पल में वह भागने लगा। जबकि बकरे मजबूत थे, उनकी गति विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की तुलना में काफी कम थी। उन्होंने कुछ देर तक विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का पीछा किया, लेकिन जल्द ही उसकी परछाई भी नजरों से ओझल हो गई। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को गायब होते देख बकरों ने नाराजगी से जमीन खोदी, लेकिन अंततः अपने क्षेत्र में वापस आ गए। पर्वत छोड़ने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपनी सांस के नीचे कोसा। ये दुष्ट जानवर, मैं बाद में उनसे निपटने का कोई मौका ढूंढ लूंगा, उसने सोचा। वहां इतने सारे चाय के पेड़ हैं, मैंने जो कुछ दर्जन पत्तियां तोड़ी वे विशाल चाय के जंगल की तुलना में कुछ भी नहीं है, और फिर भी ये हरामी अभी भी मुझे मारना चाहते हैं।
विराट इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत उन बकरों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है और वह फिलहाल उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। शायद उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार के तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद या उसके द्वारा दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर में महारत हासिल करने के बाद उसे उन बकरों से बदला लेने का मौका मिलेगा। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। गोलियां हो या ताबीज व्यूह का सवाल था। शालिनी ने माया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। हालांकि तलवार संप्रदाय के पास दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन औषधि निर्माण कार्यशाला और यंत्र व्यूह कार्यशाला में जन्मजात स्तर की गोलियां और ताबीज व्यूह बनाने में सक्षम कीमियागरों और ताबीज व्यूह मास्टरों की संख्या भी बहुत बड़ी थी। इसलिए तलवार संप्रदाय के पास जन्मजात स्तर की गोलियों और ताबीज व्यूहों की कोई कमी नहीं थी। वास्तव में चाय के इतने सारे पेड़ हैं, मैंने जो कुछ दर्जन पत्तियां तोड़ी हैं वे उस विशाल चाय के जंगल की तुलना में कुछ भी नहीं है, और फिर भी ये कमीने मुझे मारना चाहते हैं। विराट इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति उन बकरियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है और वह अभी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। शायद जब उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगा या जब वह दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर में महारत हासिल कर लेगा, तब उसे उन बकरियों से बदला लेने का मौका मिलेगा। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद औषधि भवन गया और वहां उसने नई तोड़ी गई चाय की पत्तियां जुबैदा को सौंप दी। जुबैदा ने विराट के स्थानिक पाउच में दर्जनों विशाल चाय की पत्तियों को देखकर अत्यधिक खुशी के साथ कहा, विराट, तुम वास्तव में इस बार इतनी सारी चाय की पत्तियां लाने में सफल रहे। वह पहले ही गहराई से अनुभव कर चुकी थी कि ये चाय की पत्तियां कितनी चमत्कारी थीं। इसके अलावा जितना अधिक उसने उनके औषधीय गुणों का अध्ययन किया, उतना ही अधिक उसने उनकी अद्भुत प्रकृति की खोज की। उसने किसी भी कीमिया ग्रंथ में ऐसा अद्भुत और शक्तिशाली प्राकृतिक खजाना कभी नहीं देखा था। जुबैदा, क्या इतनी चाय पर्याप्त है? यदि नहीं तो मैं और लाने का कोई तरीका ढूंढूंगा। विराट ने जुबैदा की ओर देखते हुए पूछा। यदि यह चाय अभी भी जुबैदा की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं थी तो विराट को शार्दुल को साथ ले जाना होगा और उस पहाड़ की एक और यात्रा करनी होगी। शार्दुल की मदद से वह निश्चित रूप से और भी बड़ी मात्रा में चाय की पत्तियां तोड़ने में सक्षम होगा। यह पर्याप्त है, यह महाविपत्ति लोक की गोलियों का एक बड़ा जत्था बनाने के लिए पर्याप्त है। जुबैदा ने अपना हाथ हिलाया और बार बार कहा, चिंता मत करो, उन महाविपत्ति लोक की गोलियों का मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। जुबैदा, तो अब से मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं। विराट ने जुबैदा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। चाय की पत्तियां जुबैदा को सौंपने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार वहां और नहीं रुका। इसके बजाय वह तुरंत अपने निवास पर लौट आया और एकांत साधना के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं था। यदि वह महान युद्ध छिड़ने से पहले तृतीय विपत्ति लोक में भी प्रवेश कर सके तो यह एक बड़ी मदद होगी। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, तेजस पर्वत। विराट का निर्मल अवतार चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों के साथ महीनों की उड़ान के बाद आखिरकार तेजस पर्वत से बाहर निकल आया। आखिरकार बाहर, हमने आखिरकार इस विपत्ति से पार पा लिया है। जिग्नेश ने अपनी बाहें खोली और खुशी से चिल्लाया। यह देखकर हर कोई बहुत खुश हुआ। यह अनुभव वास्तव में अविश्वसनीय रूप से खतरनाक रहा था। मौत के करीब के इस कठिन अनुभव से बचने के बाद वे आखिरकार तेजस पर्वत से निकल गए थे। इस क्षण सभी ने राहत की सांस ली, जैसे कि वे किसी आपदा से बच गए हों। चलो चलते हैं, जल्दी वापस चलते हैं, चंद्रिका ने कहा। इस अविश्वसनीय रूप से खतरनाक परीक्षा के बाद वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रही थी। रास्ते में वह जिस मानसिक दबाव में थी वह बहुत अधिक था। अब वह कुछ और नहीं करना चाहती थी। वह बस जल्द से जल्द श्वेत हिम संप्रदाय लौटना चाहती थी और कुछ आराम करना चाहती थी। तेजस पर्वत से निकलने के बाद समूह ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे महाकौशल महाद्वीप के महाकौशल नगर की ओर चल पड़े। महाकौशल नगर पहुंचने पर उन्होंने श्वेत हिम महाद्वीप लौटने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग किया। जैसे ही हर कोई श्वेत हिम संप्रदाय वापस अपनी यात्रा जारी रखने वाला था, विराट ने कहा, सब लोग आप पहले वापस जाएं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। युवा मास्टर विराट, आपको क्या करने की आवश्यकता है? इस अनुभव ने चंद्रिका को विराट की आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट प्रतिभा और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीकों को दिखाया था। इस समय वह उसके लिए प्रशंसा से भरी हुई थी। वह बहुत आभारी थी कि उसने सही चुनाव किया था और विराट के खिलाफ खड़ी नहीं हुई थी, अन्यथा इतना दुर्जय प्रतिद्वंद्वी होना एक भयानक दुःस्वप्न होता। कुछ खास नहीं, मैंने इस प्रशिक्षण के दौरान काफी खजाने प्राप्त किए हैं और उन्हें सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में संसाधित करना चाहता हूं। यदि आप रुकना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। तेजस पर्वत पर एक षष्ठम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की गुफा के खंडहरों में उसने कई 100 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर और सैकड़ों महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक प्राप्त किए थे। इतने बड़े भाग्य के साथ उसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से कुछ जादुई खजाने खरीदने का फैसला किया। उसके असली रूप ने अभी दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की विरासत प्राप्त की थी और उसे और भी अधिक महाविपत्ति दिव्य अस्त्रों और लंबी तलवारों की आवश्यकता थी। विराट का इन खजानों को खरीदते समय अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चंद्रिका, पुनीत और अन्य श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा वहां मौजूद थे। आखिरकार चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों ने उसे दिव्य पंख तलवार व्यूह का उपयोग करते देखा था। फिर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एकांश और सागर को ढूंढा और अपना उद्देश्य समझाया। एकांश ने पहले कहा था कि यदि भविष्य में कोई बड़े व्यवसाय के अवसर आते हैं तो उसे तरजीह दी जानी चाहिए। हालांकि एकांश ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन विराट को यह अभी भी याद था। आखिरकार जब वह और पुनीत और अन्य लोग सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में चतुर्थ विपत्ति लोक का विषधर ड्रैगन के शव की नीलामी कर रहे थे तो एकांश ने व्यक्तिगत रूप से कदम रखा था और बोली जीती थी। विराट ने हमेशा इस एहसान को याद रखा था। विराट ने महाकौशल नगर में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से जादुई हथियार न खरीदने का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वह एकांश को यह एहसान चुकाना चाहता था। यदि वह महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से लंबी तलवार वाला जादुई हथियार खरीदता तो बिक्री से होने वाली आय महाकौशल नगर के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की होती और इसका एकांश से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि यदि वह श्वेत हिम महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से लंबी तलवार वाला जादुई हथियार खरीदता तो बिक्री से होने वाली आय एकांश की होती। इस तरह वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता था और एक ही समय में एकांश का पिछला एहसान चुका सकता था। दोनों के लिए फायदे की स्थिति, तो ऐसा क्यों न किया जाए? युवा मास्टर विराट, आपने क्या कहा? आप कुछ 30 तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र, 144 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र और 864 प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदने की आवश्यकता है। विराट के अनुरोध को सुनकर एकांश चकित रह गया, अविश्वास से पूछने लगा। यहां तक कि सबसे कम गुणवत्ता वाले महाविपत्ति दिव्य अस्त्रों पर विचार करते हुए विराट के अनुरोध पर कम से कम 100 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का खर्च आएगा। यदि विराट उच्च गुणवत्ता वाले महाविपत्ति दिव्य अस्त्रों को चुनता है
तो यह 200 अरब से अधिक हो जाएगा, यहां तक कि 300 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच जाएगा। यह एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा सौदा था। क्या अध्यक्ष एकांश के पास इतनी लंबी तलवारें और जादुई खजाने नहीं हैं? एकांश की अभिव्यक्ति को देखकर विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हमारे पास हैं। विराट के शब्दों को सुनकर एकांश ने जल्दी से उत्तर दिया। हालांकि उनका स्वर्ण भूमि व्यापार मंडल केवल एक निम्न स्तरीय महाद्वीप पर एक शाखा था, वह अभी भी विराट की जरूरतों को पूरा कर सकता था। लेकिन क्या युवा मास्टर विराट वास्तव में इतनी लंबी तलवारें और जादुई खजाने खरीदने का इरादा रखते हैं? एकांश ने कुछ झिझकते हुए पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। बेशक मैं करता हूं। क्या मैं अध्यक्ष एकांश को चढ़ाने के लिए ऐसा करूंगा? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और कहा। क्या अध्यक्ष एकांश को लगता है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता? नहीं नहीं, युवा मास्टर विराट, आप क्या कह रहे हैं? एकांश ने जबरन मुस्कुराते हुए बार बार हाथ हिलाए। दरअसल हालांकि उसने ना कहा था, लेकिन उसकी झिझक इस चिंता से उपजी थी कि विराट के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन चूंकि विराट ने इसे इतनी स्पष्टता से कहा था, एकांश अपनी चिंताओं को प्रकट नहीं कर सका। हालांकि एकांश विराट की वित्तीय स्थिति के बारे में कुछ चिंतित था, लेकिन अंततः उसने खजाने का चयन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट को सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के खजाने में ले गया। कुछ चयन के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर के 2 सेट के लिए पर्याप्त लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां एकत्र की। फिर उसने एकांश से पूछा। अध्यक्ष एकांश, मैंने कलाकृतियां चुन ली हैं, आइए बिल का भुगतान करें। युवा मास्टर विराट, कुल 26 अरब 80 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हैं, एकांश ने उत्तर दिया। चूंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा चुनी गई लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां उच्च गुणवत्ता की थीं, इसलिए कीमतें भी काफी अधिक थीं। महाविपत्ति, दिव्य अस्त्रों और लंबी तलवारों की इतनी बड़ी मात्रा वास्तव में ऐसी कीमत की गारंटी देती थी। यहाँ 26 अरब 80 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हैं। अध्यक्ष एकांश, कृपया उन्हें गिन लें। ये सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने संकोच नहीं किया और आसानी से एक स्थानिक जादुई कलाकृति निकाली। उसमें 26 अरब 80 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को स्थानांतरित किया और इसे एकांश को सौंप दिया। एकांश ने स्थानिक जादुई कलाकृति ली और उसे अपनी दिव्य चेतना से परखा। निश्चित रूप से उसने देखा कि इसमें 20 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थे। हालांकि उसने उन्हें ध्यान से नहीं गिना था, फिर भी वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि अंदर लगभग 26 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर थे। युवा मास्टर विराट के कार्य वास्तव में असाधारण हैं, बहुत उदार। यह देखकर एकांश बहुत खुश हुआ और उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को अंगूठा दिखाया और बार बार उसकी प्रशंसा की। प्रारंभ में उसे थोड़ी चिंता थी कि क्या विराट इतने पारलौकिक दिव्य अस्त्रों, लंबी तलवारों और जादुई खजानों को वहन कर सकता है, लेकिन अब विराट के उदार खर्च को देखकर वह विराट की संपत्ति से और भी अधिक चकित था। क्या अध्यक्ष एकांश, क्या आपको संदेह नहीं है कि मैं इन पारलौकिक दिव्य अस्त्रों का खर्च नहीं उठा सकता? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। युवा मास्टर विराट मजाक कर रहे हैं। मैं भला ऐसी बात पर संदेह कैसे कर सकता हूं? युवा मास्टर विराट जैसा एक महान व्यक्ति, भले ही वह कई खजाने खरीदे, मुझे कभी संदेह नहीं होगा कि युवा मास्टर विराट उनका खर्च नहीं उठा सकते। विराट के शब्दों को सुनकर एकांश बार बार क्षमा प्रार्थी रूप से मुस्कुराया। हालांकि वह श्वेत हिम महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, लेकिन वह प्रदर्शन को भी महत्व देता था। यदि उसका प्रदर्शन लगातार खराब रहा तो उसे पदावनत किया जा सकता है। यदि वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो वह एक शाखा अध्यक्ष के रूप में उच्च पद तक भी उठ सकता है। आज श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा किए गए इस सौदे से निस्संदेह उसके राजस्व में भारी वृद्धि होगी। यह पिछले कुछ वर्षों में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के व्यवसाय पर नीलिमाया मंडप के प्रभाव को कुछ हद तक दूर कर सकता है। जब से नीलिमाया मंडप ने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में अपने दरवाजे खोले हैं, उनका जीवन बेहद कठिन हो गया है। नीलिमाया मंडप ने महाविपत्ति लोक के नीचे के मार्शल कलाकारों के साथ लगभग पूरी तरह से व्यवसाय पर एकाधिकार कर लिया है, जिससे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल केवल महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों के साथ व्यापार करने में सक्षम हो गया है। इसने हाल के वर्षों में उनके व्यवसाय को बेहद निराशाजनक बना दिया है। जबकि महाविपत्ति लोक से नीचे के मार्शल कलाकारों की व्यक्तिगत संपत्ति महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की तुलना में बहुत कम है। मुख्य अंतर उनकी विशाल संख्या में निहित है, जो महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या से कहीं अधिक है। इन मार्शल कलाकारों के साथ व्यापार कोई छोटी रकम नहीं है। नीलिमाया मंडप के प्रभाव के कारण सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को जो नुकसान हुआ है वह काफी है। इसके अलावा नीलिमाया मंडप ने निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा की, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता के माध्यम से इस व्यापार युद्ध को जीता। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के पास परेशानी पैदा करने का कोई बहाना नहीं था। एकांश के शब्दों को सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट बस मुस्कुराया और चुप रहा। वह एकांश के इरादों को आसानी से समझ सकता था। हालांकि विराट स्वाभाविक रूप से ऐसे तुच्छ मामले से परेशान नहीं होगा। अध्यक्ष एकांश, मैंने खजाने खरीद लिए हैं, अलविदा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एकांश के सम्मान में हाथ जोड़ते हुए कहा। युवा मास्टर विराट, कृपया अपना ख्याल रखें। यदि आपको भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता हो तो अक्सर आना याद रखें। मैं निश्चित रूप से सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूंगा, एकांश ने गर्मजोशी से कहा। उसने व्यक्तिगत रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट, चंद्रिका और अन्य लोगों को सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। उनके जाने के बाद ही वह अंदर लौटा। अध्यक्ष एकांश, यह युवा मास्टर विराट आखिर है कौन? केवल प्रथम विपत्ति लोक साधना के साथ उसके पास इतना विशाल भाग्य कैसे हो सकता है? एकांश के लौटने के बाद सागर ने उत्सुकता से पूछा। पिछले कुछ वर्षों में हमारी जांच और श्वेत हिम संप्रदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप से है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो सकता कि यह सच है या नहीं। एकांश ने सिर हिलाया। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की खुफिया क्षमताएं निस्संदेह दुर्जेय थीं। पिछले कुछ वर्षों से एकांश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की पहचान के बारे में अपनी जांच में कभी डील नहीं दी थी। सुवर्ण भूमि लोक के हर कोने में फैले अपने व्यवसाय के अलावा, जो इसे सुवर्ण भूमि लोक में सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई बनाता है, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का एक महत्वपूर्ण मिशन भी था। सुवर्ण भूमि लोक के हर कोने से खुफिया जानकारी एकत्र करना। जांच के इन वर्षों के बाद एकांश ने पता लगा लिया था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट अचानक श्वेत हिम महाद्वीप पर क्यों दिखाई दिया था और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। हालांकि उसकी जांच स्पष्ट थी, वह पूरी तरह से परिणामों से आश्वस्त नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप किस तरह की जगह है। क्या ऐसी दूरस्थ और दरिद्र जगह वास्तव में श्वेत वस्त्रधारी विराट जैसे मार्शल आर्ट के दिग्गज को पैदा कर सकती है? यह अत्यधिक संदिग्ध है। आखिरकार एक अद्वितीय प्रतिभा के विकास के लिए न केवल असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि प्रचुर मात्रा में साधना संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी छोटी जगह के लिए और कुछ नहीं तो यहां तक कि उच्च स्तरीय साधना तकनीकें भी दुर्लभ हैं और उच्च श्रेणी के प्राकृतिक खजाने और भी दुर्लभ हैं। एकांश को यह अत्यधिक अविश्वसनीय लगता है कि इतनी सुनसान जगह किसी शक्तिशाली व्यक्ति को पैदा कर सकती है। केवल एकांश ही नहीं, बल्कि जांच के लिए भेजे गए खुफिया एजेंटों को भी इस जानकारी का पता चलने पर उतना ही संदेह हुआ। हालांकि खुफिया कर्मियों को संदेह था, यह उनकी जांच का परिणाम था और वे केवल अपने वरिष्ठों को सच्चाई की रिपोर्ट कर सकते थे। तो हम आगे क्या करें?
क्या हमें जांच जारी रखनी चाहिए? सागर ने पूछा। चीजों पर कड़ी नजर रखना जारी रखें, एकांश ने एक पल के विचार के बाद कहा। हालांकि अपने अधीनस्थों से कहें कि वे अपनी सीमा को पार न करने के लिए सावधान रहें। यदि वे उसे नाराज करते हैं तो यह बुरा होगा। हाँ अध्यक्ष महोदय। एकांश के शब्दों को सुनकर सागर ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। उन लंबी तलवारों और जादुई खजानों को खरीदने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में नहीं रुका। वह, चंद्रिका, पुनीत और अन्य तुरंत श्वेत हिम संप्रदाय वापस लौट गए। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट के जल्दबाजी में प्रस्थान के कारण उसे नीलिमाया मंडप के रहस्य को खोजने का अवसर गंवाना पड़ा। यदि वह सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में कुछ और समय तक रुका होता तो उसे पता चल जाता कि सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में लोकप्रिय कुछ गोलियां और ताबीज तलवार संप्रदाय द्वारा निर्मित गोलियों और ताबीजों के कितने समान थे। श्वेत हिम संप्रदाय लौटने के बाद सफेद कपड़ों में विराट और चंद्रिका अन्य लोगों के साथ तुरंत अपने एकांतवास की घोषणा कर दी। उसने संप्रदाय में एक पुतला अवतार छोड़ दिया, फिर चुपचाप जाने के लिए अदृश्य तकनीक और एक छलावरण ताबीज का इस्तेमाल किया। वह संप्रदाय के पास स्थापित एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। शक्ति सिंधु महाद्वीप में वापस विराट ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से खरीदी गई दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार और जादुई कलाकृतियों के 2 सेट अपने मुख्य शरीर को सौंप दिए। उसने तेजस पर्वत पर अपने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए गए विभिन्न दुर्लभ और कीमती सामग्रियों के साथ साथ सैकड़ों महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों को भी पीछे छोड़ दिया। फिर उसने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से श्वेत हिम संप्रदाय में लौटने से पहले विभिन्न ग्रेड के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज, अन्य संसाधनों के अलावा बड़ी मात्रा में विभिन्न महाविपत्ति लोक की गोलियां प्राप्त की। विराट ने अंधकार दानव वंश की सेना से लड़ने में मदद करने के लिए अपना निर्मल अवतार शक्ति सिंधु महाद्वीप पर नहीं छोड़ा। वर्तमान में निर्मल अवतार केवल प्रथम विपत्ति लोक में है। मुख्य शरीर और स्वर्ण ड्रैगन अवतार से बहुत कमजोर है। यहां तक कि अगर यह शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रहता है तो इसका ज्यादा उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा श्वेत हिम संप्रदाय को भी वहां की चीजों की निगरानी के लिए निर्मल अवतार की आवश्यकता है। हालांकि श्वेत हिम संप्रदाय में निर्मल अवतार को बहुत लंबे समय तक छोड़ने से अनिवार्य रूप से इसके उजागर होने का खतरा होगा। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो यह ठीक है, लेकिन यदि कुछ होता है तो पुतला अवतार इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। विराट अभी भी श्वेत हिम संप्रदाय को बहुत महत्व देता है। यदि इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है तो श्वेत हिम महाद्वीप संभवतः दक्षिणी स्वर्ग मंडल में तलवार संप्रदाय के विस्तार के लिए एक पुल का काम कर सकता है। अरे अरे जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, विराट का निवास, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के अंदर। दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार और जादुई हथियारों के 2 सेट प्राप्त करने के बाद विराट के मुख्य शरीर ने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार को एक सेट दिया। फिर मुख्य शरीर और स्वर्ण ड्रैगन अवतार दोनों ने इन लंबी तलवार और जादुई हथियारों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। विराट के मुख्य शरीर और स्वर्ण ड्रैगन अवतार दोनों के पास अत्यधिक मजबूत आत्माएं थीं, जिससे इन लंबी तलवार जादुई हथियारों का शोधन बहुत आसान हो गया, जो अधिक से अधिक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक पहुंचे थे। सिर्फ 1 महीने में विराट के मुख्य शरीर और स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार जादुई हथियारों के एक सेट को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। इन लंबी तलवारों और जादुई हथियारों को परिष्कृत करने के बाद विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के लिए तुरंत प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया। विराट प्राचीन महाद्वीप पर धारा के विपरीत जंगल में पहुंचा। एक विचार के साथ 10,000 से अधिक लंबी तलवार और जादुई हथियार तुरंत उसके चारों ओर सघन रूप से प्रकट हुए। विराट की दिव्य चेतना के नियंत्रण में 10,000 से अधिक लंबी तलवारें तेजी से घूमने लगीं, अंततः एक अत्यंत प्रभावशाली तलवार व्यूह का निर्माण किया। बस विराट की दिव्य चेतना से प्रेरित होकर तलवार व्यूह से एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार का संकल्प उठा और आगे की ओर टूट पड़ा। सूश सूश सूश। जहां से भी वह भयानक तलवार का प्रकाश गुजरा, वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत पेड़ उतनी ही आसानी से गिर गए जैसे कटे हुए टोफू। अंततः इस तलवार के प्रकाश ने वास्तव में 30 लाख फीट ऊंचे 5 पेड़, 20 लाख फीट ऊंचे 30 पेड़ और 10 लाख फीट ऊंचे 100 से अधिक पेड़ों को काट दिया। इस तलवार के प्रकाश की आश्चर्यजनक शक्ति स्पष्ट थी। हालांकि इस भयानक प्रहार को अंजाम देने के बाद विराट का चेहरा पीला पड़ गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह लगभग खड़ा नहीं हो सका। हालांकि विराट की वर्तमान आत्मा शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली थी, इस तरह के शक्तिशाली तलवार व्यूह को उजागर करना अभी भी कुछ कठिन था। आखिरकार एक साथ 18 महाविपत्ति दिव्य तलवारें, 72 महाविपत्ति दिव्य तलवारें, 432 महाविपत्ति दिव्य तलवारें और 14,400 अर्ध महाविपत्ति दिव्य तलवारों का उपयोग करने से आत्मा पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। इसके अलावा इतनी सारी तलवारों को नियंत्रित करना और उन्हें इतने सटीक और शक्तिशाली तलवार व्यूह में इकट्ठा करना आत्मा पर और भी अधिक दबाव डालता है। इस प्रहार को अंजाम देने के बाद विराट की आत्मा की शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, जिससे उसे चक्कर आ रहे थे। वह जमीन पर क्रॉस पैर करके बैठ गया। कुछ हद तक ठीक होने से पहले लंबे समय तक आराम किया। बड़ी संख्या में गिरे हुए पेड़ों को देखकर विराट के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। इन महाविपत्ति दिव्य तलवारों को खरीदने में इतने सारे पैसे का उसका निवेश सार्थक था। दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। विराट ने महसूस किया कि इस चाल की शक्ति शीर्ष स्तर के पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। यहां तक कि तेजस पर्वत के भारी रूप से घायल षष्ठम विपत्ति लोक रक्तजीवी भी हमले की शक्ति के मामले में उससे केवल थोड़ा ही कमजोर था। बेशक यह इस शर्त के तहत था कि रक्तजीवी पहले से ही भारी रूप से घायल था। यदि वह षष्ठम विपत्ति लोक रक्तजीवी अभी भी अपने चरम पर होता तो उसकी युद्ध शक्ति शायद उससे कहीं अधिक होती, जो उसके निर्मल अवतार ने देखी थी। हालांकि दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की शक्ति अपार थी। इसकी एकमात्र खामी यह थी कि इसने उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति का बहुत अधिक उपभोग किया। अपनी वर्तमान दिव्य आत्मा की शक्ति के साथ वह इसे अधिक से अधिक एक बार ही उपयोग कर सकता था। उसके लिए यह चाल संकट के समय में एक हताश अंतिम उपाय के रूप में उपयुक्त थी, लेकिन यह एक सामान्य युद्ध पद्धति के रूप में कुछ हद तक अपर्याप्त थी। उसे अभी भी सामान्य युद्ध के लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के पहले और दूसरे स्तर पर निर्भर रहना था। दिव्य पंख तलवार व्यूह के तीसरे स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने फिर 10 लाख फीट ऊंचे कई पेड़ काट डाले। उसने सभी काटे गए पेड़ों को वापस स्थानांतरण व्यूह के लैंडिंग बिंदु पर खींच लिया और उन्हें एक एक करके अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस ले गया। एक बार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस आने के बाद विराट ने इन स्थानांतरित प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों को 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल की ताकत बढ़ी, 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह अब उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए इस बार विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर को 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में बदलने की योजना बनाई।
पिछले संशोधनों के अनुभव के साथ विराट ने जल्दी से 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित कर लिया। इसे स्थापित करने के बाद विराट ने स्वर्ण ड्रैगन अवतार को इसका अनुभव करने दिया। जैसे ही इसने 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में कदम रखा, स्वर्ण ड्रैगन अवतार की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। इस 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की तुलना में 10 गुना अधिक थी। स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपने दांत भींचे और 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में एक अगरबत्ती के जलने के समय तक दृढ़ रहा, इससे पहले कि वह हार मान ले और बाहर भाग जाए। इतने कम समय में विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार पहले से ही पसीने से तरबतर और बेहद पीला था। विराट की अटूट इच्छा शक्ति के साथ भी वह इस भयानक 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के सामने थोड़ा डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ों का उपयोग करके बनाए गए इस 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति वास्तव में भयानक थी। मालिक, यह क्या है? विराट के कार्यों को देखकर शार्दुल उत्सुकता से दौड़कर पूछने से खुद को नहीं रोक सका। यह 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह है, जिसे मैंने दिव्य पंख तलवार व्यूह के दूसरे स्तर का उपयोग करके संशोधित किया है। यह 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से कहीं अधिक शक्तिशाली है, विराट ने कहा। यह 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था और इसका प्रभाव भी 10 गुना अधिक था। थोड़े समय के लिए इस 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर साधना करने से विराट ने महसूस किया कि स्वर्ण ड्रैगन अवतार की साधना में काफी सुधार हुआ है। मालिक, क्या मैं भी इस 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को आजमा सकता हूं? विराट के शब्दों को सुनकर शार्दुल की तुरंत दिलचस्पी हो गई। बेशक, विराट ने मुस्कुराते हुए उसका सिर थपथपाया और कहा, यदि तुम्हें यह पसंद है तो साधना के लिए इसका बेझिझक उपयोग करो। धन्यवाद मालिक। शार्दुल बहुत खुश था। तुरंत वह उत्सुकता से 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में दौड़ गया और साधना करने लगा। उस षष्ठम विपत्ति लोक रक्तजीवी के शव का आधा हिस्सा निकलने के बाद वह काफी असहज महसूस कर रहा था और शिकायत कर रहा था कि 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अब यह सुनकर कि विराट ने यह 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया है जो 23वें स्तर से भी अधिक शक्तिशाली था, शार्दुल स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश करते हुए भयानक तलवार के संकल्प को अपने शरीर को मजबूत करते हुए महसूस करते हुए उसके चेहरे पर आराम का भाव आ गया। हा हा हा, कितना उत्साहवर्धक, कितना उत्साहवर्धक! शार्दुल खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसने भयानक तलवार के संकल्प को अपने शरीर को मजबूत करते हुए महसूस किया। मालिक, यह 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह वास्तव में अद्भुत है। इस 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में तलवार के संकल्प के मजबूत होने के तहत शार्दुल ने रक्तजीवी शव के आधे हिस्से की ऊर्जा को महसूस किया जिसे उसने निगल लिया था। तेजी से परिष्कृत किया जा रहा था और इसका साधना स्तर भी स्पष्ट गति से तेजी से बढ़ रहा था। इस दृश्य को देखकर विराट निशब्द रह गया। ईमानदारी से कहूं तो वह भी शार्दुल की प्रतिभा से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि उसके मुख्य शरीर ने अनंत अराजकता सम्राट तकनीक की साधना नहीं की होती तो शायद वह शार्दुल के साथ तुलना नहीं कर पाता। यह केवल इसलिए था क्योंकि शार्दुल की सब कुछ निगलने में सक्षम होने की प्रतिभा स्वर्ग को धता बताने वाली थी। यहां तक कि साधना की गति के मामले में उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार भी शार्दुल से थोड़ा कम था। यह देखकर कि शार्दुल 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में लगन से साधना कर रहा था, विराट ने व्यूह को उसके साथ साझा करने की अपनी योजना को रद्द कर दिया। मूल रूप से विराट ने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दुल के लिए व्यूह का उपयोग करने की योजना बनाई थी। आखिरकार उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार व्यूह में बहुत लंबे समय तक खुद को बनाए नहीं रख सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शार्दुल उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार से कहीं ज्यादा मजबूत था। बेशक, यह इसलिए था क्योंकि शार्दुल की साधना उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार की तुलना में काफी अधिक थी। हालांकि दोनों द्वितीय विपत्ति लोक में थे, शार्दुल की सफलता में स्वर्ण ड्रैगन अवतार की तुलना में अधिक समय लगा था। इसके अलावा स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पहले पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की यात्रा की थी और 1 साल से अधिक समय तक तेजस पर्वत पर रहा था, जबकि बाहरी दुनिया में 1 साल बीत चुका था। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में पूरे 10 साल बीत चुके थे। इसका मतलब है कि शार्दुल ने स्वर्ण ड्रैगन अवतार की तुलना में पूरे 10 साल अधिक समय तक साधना की थी। इसके अलावा षष्ठम विपत्ति लोक रक्तजीवी के शव के आधे हिस्से को निगलने के बाद शार्दुल के पास अपार ऊर्जा थी, जिससे यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह स्वर्ण ड्रैगन अवतार की तुलना में अधिक समय तक 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का सामना कर सकता है। इसके तुरंत बाद विराट ने फिर से प्राचीन महाद्वीप में कदम रखा। 10 लाख फीट ऊंचे 200 से अधिक पेड़ और 20 लाख फीट ऊंचे 30 से अधिक पेड़ गिराए ताकि स्वर्ण ड्रैगन अवतार की साधना के लिए एक और 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया जा सके। यह सब पूरा करने के बाद विराट ने निर्मल अवतार द्वारा वापस भेजे गए सैकड़ों महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों को महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज में परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक बार इन ताबीजों में परिष्कृत होने के बाद ये सैकड़ों महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक भी उसके हाथों में एक दुर्जेय ट्रम्प कार्ड बन जाएंगे। तेजस पर्वत पर षष्ठम विपत्ति लोक रक्तजीवी के खिलाफ लड़ाई में विराट ने पहले ही एक साथ विस्फोट करने वाले 30 से अधिक महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों की शक्ति देखी थी। एक साथ विस्फोट करने वाले 30 से अधिक महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों की शक्ति समान रूप से आश्चर्यजनक थी। उनमें से सैकड़ों के एक साथ विस्फोट होने की तो बात ही छोड़ दें, जब उन्होंने एक व्यूह बनाया, यहां तक कि विराट भी ऐसी शक्ति की कल्पना नहीं कर सकता था। जबकि विराट महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों को परिष्कृत कर रहा था, चंपा, आयु और मोहिनी 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके अनंत परम मीनार के स्वर्ग और पृथ्वी के दूसरे स्तर में मजबूत होने के बाद क्रमिक रूप से द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर गईं। चंपा और आयु बिना किसी आश्चर्य के दोनों द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 18 आकाशीय बिजलियों से बच गए। आयु की उपलब्धि समझ में आती थी। उसके जन्मजात दांव शरीर को अनंत परम मीनार द्वारा संशोधित किया गया था और मीनार द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई विशुद्ध शून्य हृदय तकनीक को देखते हुए। हालांकि चंपा के प्रदर्शन ने वास्तव में विराट को चकित कर दिया। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंपा की साधना तकनीक विशेष रूप से उन्नत नहीं थी। यह केवल शून्य समाधि महाद्वीप के फीनिक्स संप्रदाय की नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या थी। जब विराट ने पहली बार एल्डर सावित्री से नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या नाम सुना तो उसने मान लिया कि इसे नवम विपत्ति लोक तक साधा जा सकता है। हालांकि शून्य समाधि महाद्वीप की गहरी समझ हासिल करने और नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या की पूरी विरासत प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुवर्ण भूमि संप्रदाय के विरासत के मैदानों का दौरा करने के बाद उसने सीखा कि इस तथाकथित तकनीक को केवल षष्ठम विपत्ति लोक तक ही साधा जा सकता है। अधिक स्पष्ट रूप से सुवर्ण भूमि संप्रदाय के विरासत मैदानों में दर्ज नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या को केवल षष्ठम विपत्ति लोक तक ही साधा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुवर्ण भूमि संप्रदाय की नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या शून्य समाधि महाद्वीप की मूल तकनीक नहीं थी, बल्कि स्वर्ग से परे सुवर्ण भूमि संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्राप्त की गई थी। स्वर्ग से परे सुवर्ण भूमि संप्रदाय के उस वरिष्ठ सदस्य को प्राप्त नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या पूर्ण संस्करण नहीं थी, बल्कि एक अधूरा संस्करण थी।
सुवर्ण भूमि संप्रदाय के एल्डर द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड के अनुसार संपूर्ण नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या वास्तव में एक साधना पद्धति है जिसका अभ्यास नवम विपत्ति लोक तक किया जा सकता है। हालांकि उसे जो अवसर मिला उसने केवल षष्ठम विपत्ति लोक से संबंधित हिस्से को विरासत में प्राप्त करने की अनुमति दी, वह बाद के साधना के तरीके प्राप्त नहीं कर सकी। वास्तव में न केवल स्वर्ण भूमि संप्रदाय की नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या बल्कि शून्य समाधि महाद्वीप पर अधिकांश साधना के तरीके जिनका अभ्यास नवम विपत्ति लोक तक किया जा सकता है वे शक्तिशाली संप्रदायों के पूर्वजों द्वारा स्वर्ग से परे प्राप्त किए गए थे और उनमें से अधिकांश अधूरे थे। शून्य समाधि महाद्वीप के मूल बिजली घरों द्वारा बनाए गए साधना के तरीके मूल रूप से पंचम या षष्ठम विपत्ति लोक तक ही सीमित हैं। शून्य समाधि महाद्वीप के इतिहास में अब तक का सबसे मजबूत व्यक्ति केवल सप्तम विपत्ति लोक में था। शून्य समाधि महाद्वीप के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी मार्शल कलाकार ने कभी अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश नहीं किया है। इसके अलावा सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों में भी शून्य समाधि महाद्वीप के इतिहास में अब तक केवल 5 ही उभरे हैं। एल्डर पवन के अनुसार जब शून्य समाधि महाद्वीप को हड्डी दानव वंश के आक्रमण का सामना करना पड़ा तो उनके पास एक भी सप्तम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ नहीं था और यहां तक कि षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी बहुत कम थे। यही कारण है कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वह इतनी कठिन और क्रूर थी। यदि शून्य समाधि महाद्वीप के पास उस समय सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ होते तो शायद उनका ऐसा हश्र नहीं होता। शून्य समाधि महाद्वीप की गहरी समझ हासिल करने के बाद विराट को एहसास हुआ कि यह उसकी प्रारंभिक कल्पना से कहीं कम शक्तिशाली था। उस समय जब उसने बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक और एल्डर सावित्री से नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या प्राप्त की तो उसने सोचा कि शून्य समाधि महाद्वीप कई नवम विपत्ति लोक विशेषज्ञों वाला स्थान है। लेकिन विराट को बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। बैंगनी तलवार संप्रदाय की बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक यकीनन पूरे शून्य समाधि महाद्वीप पर सबसे उन्नत तकनीक थी। यह तकनीक आत्मा को साधने के लिए एक अत्यंत गहन गुप्त विधि है जो व्यक्ति की आत्मा को नवम विपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर स्तर तक ऊपर उठाने में सक्षम है। हालांकि बैंगनी तलवार संप्रदाय के भीतर भी केवल बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक को नवम विपत्ति लोक तक ही साधा जा सकता है। अन्य तकनीकें जैसे कि बैंगनी नवगहन विद्या बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के अलावा बैंगनी तलवार संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली तकनीकें हैं और केवल षष्ठम विपत्ति लोक तक ही साधी जा सकती हैं। विराट का निर्मल अवतार बैंगनी तलवार संप्रदाय की बैंगनी नवगहन विद्या को साधता है। इसके अलावा यहां तक कि बैंगनी तलवार संप्रदाय की बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक भी संप्रदाय के संस्थापक द्वारा स्वर्ग से परे प्राप्त एक विरासत थी, न कि शून्य समाधि महाद्वीप की मूल तकनीक। बैंगनी तलवार संप्रदाय के संस्थापक ने इस शक्तिशाली तकनीक पर भरोसा करके संप्रदाय की स्थापना की जिसने उन्हें पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में प्रसिद्ध कर दिया। हालांकि यहां तक कि बैंगनी तलवार संप्रदाय के संस्थापक ने भी बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक को उसके उच्चतम स्तर तक नहीं साधा था। शून्य समाधि महाद्वीप के सुवर्ण भूमि संप्रदाय की एक खंडित साधना तकनीक नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या पर भरोसा करते हुए चंपा की उपलब्धि वास्तव में आश्चर्यजनक और दुर्लभ है। ऐसा अद्भुत प्रदर्शन कुछ ऐसा है कि उसके निर्मल अवतार के अलावा पूरे तलवार संप्रदाय में व्यावहारिक रूप से कोई और पूरा नहीं कर सकता है। यहां तक कि हिमशिखा और शिखा शर्मा जैसी मार्शल आर्ट प्रतिभाएं भी अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ ऐसा नहीं कर सकती थीं। द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय मोहिनी का प्रदर्शन आयु और चंपा से कमतर था। यद्यपि उसने भी नवपूंछ दिव्य लोमड़ी के रक्तवंश को जगाया था और उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा को तलवार संप्रदाय के सभी मार्शल कलाकारों के बीच उत्कृष्ट माना जाता था। सबसे पहले मोहिनी की प्रतिभा और योग्यता शार्दूल, विशाल कछुए और नीलिमा से थोड़ी कमतर थी। दूसरा, इस छोटी लोमड़ी में महत्वाकांक्षा की कमी थी। उसने अपने दिन चंपा के आसपास घूमने में बिताए और साधना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यदि यह लोमड़ी वंश की महारानी श्वेता के लिए नहीं होता जो उस पर कड़ी नजर रखती थी तो वह शायद अभी तक महाविपत्ति लोक में नहीं जा पाती। इसका मतलब था कि जब मोहिनी द्वितीय विपत्ति लोक में गई तो उसे केवल 16 आकाशीय बिजलियों का सामना करना पड़ा। बेशक पूरे तलवार संप्रदाय के भीतर इस तरह का प्रदर्शन पहले से ही उत्कृष्ट माना जाता था। विराट, शार्दूल, नीलिमा, कुर्मा, माया, चंपा और आयु जैसे बहुत कम लोगों के अलावा कुछ ही लोग उसकी तुलना कर सकते थे। विराट द्वारा 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यू स्थापित करने के ठीक आधे महीने बाद शार्दूल, जो 24वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यू के भीतर साधना कर रहा था, अचानक उसमें से बाहर भाग गया और जल्दी से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से भाग गया। यह देखकर विराट ने जल्दी से उसका पीछा किया। उसने अनुमान लगाया कि शार्दूल तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने वाला है क्योंकि वह इतनी तेजी से दौड़ रहा था। उम्मीद के मुताबिक जब उसने शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय में शार्दूल का पीछा किया तो उसने देखा कि शार्दूल, जो बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर दौड़ गया था, एक गरजती हुई दहाड़ के साथ एक शक्तिशाली आभा को बाहर निकाल रहा है। उस क्षण शार्दूल तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर गया था। जैसे ही शार्दूल तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर गया, स्वर्ग और पृथ्वी गूंज उठे और बैंगनी तलवार संप्रदाय के ऊपर आकाश में घने काले बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। ये काले बादल तेजी से घूम रहे थे जिससे जल्दी से असीम आकाशीय शक्ति विकीर्ण करने वाले विपत्ति के बादल बन गए। बूम! घूमते हुए विपत्ति के बादलों के भीतर आकाशीय बिजली शार्दूल पर आकाश से उतरी। इस बार शार्दूल की विपत्ति बिना किसी आश्चर्य के बीत गई और उसने आसानी से आकाशीय विपत्ति को पार कर लिया। जब शार्दूल तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर गया तो उसने कुल 27 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया, जिसे एक तृतीय विपत्ति लोक विशेषज्ञ के माध्यम से आकर्षित आकाशीय बिजलियों की सीमा कहा जा सकता है। और शुरू से अंत तक शार्दूल ने इन सभी आकाशीय बिजलियों को अपने खून से सने हुए जबड़े से निगल लिया। उसने सभी 27 आकाशीय बिजलियों को निगल लिया। तमाशा देखने के लिए उमड़ी भीड़। हालांकि पहले से ही आकाशीय बिजली निगलने की शार्दूल की क्षमता की आदि थी, फिर भी उसे आसानी से 27 बिजलियों को निगलते देखकर काफी चकित थी। स्पष्ट रूप से शार्दूल की ताकत तेजी से दुर्जय होती जा रही थी। इसकी क्षमता इसके साधना स्तर के साथ कम होने से दूर वास्तव में मजबूत हो रही थी। प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय शार्दूल लगभग आधा आकाशीय बिजली से मारा गया था। द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय इसे अभी भी बिजली के अंतिम बोल्ट को फैलाना पड़ा। हालांकि यह बहुत अधिक तनाव मुक्त दिखाई दिया, लेकिन अब तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते हुए उसने शुरू से अंत तक सभी 27 बिजलियों को निगल लिया था। बेशक जब भीड़ हैरान थी, वे पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थे क्योंकि शार्दूल अकेला नहीं था जिसकी मार्शल आर्ट क्षमता में वृद्धि हुई थी। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय के संसाधन तेजी से उन्नत और चमत्कारी होते गए, तलवार संप्रदाय के मार्शल कलाकारों ने आमतौर पर अपने साधना स्तर के साथ मार्शल क्षमता में इसी तरह की वृद्धि का अनुभव किया। वस्तुतः उनमें से किसी ने भी मार्शल क्षमता में गिरावट नहीं दिखाई क्योंकि उनकी साधना में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए उपाध्यक्ष दिवाकर कुले,
जब उन्होंने प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो वे केवल 6 आकाशीय बिजलियों से बचे, और तब भी वे नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की मदद से केवल बमुश्किल पार करने में सफल रहे। हालांकि जब उन्होंने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो वे 13 आकाशीय बिजलियों से बच गए, और जब उन्होंने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो वे नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग किए बिना पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए 21 आकाशीय बिजलियों से बच गए। उपाध्यक्ष दिवाकर की मार्शल क्षमता उनके साधना स्तर के साथ सबसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी। उपाध्यक्ष दिवाकर के अलावा एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर और अन्य लोग कोई अपवाद नहीं थे। 27 आकाशीय बिजलियों को निगलने के बाद शार्दूल बिजली के समुद्र में लिपटा हुआ था, राजसी और विस्मयकारी, एक प्राचीन जानवर की तरह, एक अतुलनीय, प्राचीन और भयानक आभा वाला। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद अंततः उसके शरीर पर बिजली शांत हो गई। मालिक, मैंने प्रवेश कर लिया। शार्दूल चापलूसी से भरा हुआ चेहरा लेकर विराट के पास गया। हम, शार्दूल, बहुत अच्छा। विराट ने उसका सिर थपथपाया, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा था। शार्दूल के तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उनकी शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर की ताकत में काफी वृद्धि हुई। इसके बाद विराट को अंधकार दानव वंश से निपटने में अधिक विश्वास था। हे मूर्ख बाघ, तुमने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। तभी विराट के पीछे से एक अत्यंत हैरान आवाज आई। यह जानने के लिए विराट को देखने की आवश्यकता नहीं थी कि यह कौन था। नन्ही पगली चिड़िया, तुम इतने दिनों से कहां थी? विराट मुड़ा और नीलिमा और माया से पूछा, जो उसके साथ आई थी। हालांकि उसने नीलिमा और माया को इस दौरान एकांत साधना के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन वह हैरान था कि उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप या शून्य समाधि महाद्वीप पर उनका कोई निशान क्यों नहीं देखा था। ये दोनों हाल ही में रहस्यमय तरीके से प्रकट और गायब हो रहे थे, और उसे कोई जानकारी नहीं थी कि वे कहां छिपे हुए थे। अरे विराट, मैं बस शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप में घूम रही हूं, मैं और कहां जा सकती हूं? विराट के शब्दों को सुनकर नीलिमा को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी शांत रहने की कोशिश की और ऐसे व्यवहार किया जैसे कि कुछ गलत न हो। अपने ठिकाने को छिपाने के लिए नीलिमा हाल ही में चतुर हो गई थी। उसने माया से किरण को यंत्र व्यूह कार्यशाला से खोजने के लिए कहा था, और कुछ अनुनय विनय के बाद किरण को अपने शिविर में भर्ती करने में सफल रही। किरण यंत्र व्यूह कार्यशाला के मालिक गुरु ज्ञान की शिष्या थी और माया की बड़ी बहन गरिमा की कनिष्ठ बहन भी थी। दर्जे के संदर्भ में किरण विराट की प्रपौत्री शिष्या थी। हालांकि किरण हमेशा इस पहचान को स्वीकार करने से कतराती रही है। पवनगढ़ अकादमी में विराट के साथ उसकी जो नाराजगी थी, उसके साथ वह उसे अपने ग्रैंडमास्टर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकी। इसके अलावा वह एक बार लीलावती से प्यार करती थी, जो एक पुरुष के वेश में थी। जब लीलावती का असली लिंग सामने आया तो किरण लंबे समय तक दुखी और निराश रही, क्योंकि लीलावती बहुत सुंदर थी और क्योंकि किरण को उससे गहरा प्यार था, इसलिए वह उसका असली लिंग जानने के बाद भी उसके प्रति समर्पित रहने से खुद को नहीं रोक पाई। दुर्भाग्य से लीलावती ने कभी भी उसकी भावनाओं का प्रतिदान नहीं किया, और एक महिला के रूप में वह कभी भी किरण से प्यार नहीं कर सकती थी, जो एक महिला भी थी। वह केवल विराट से प्यार करती थी। इससे विराट के प्रति किरण की नाराजगी और गहरी हो गई। यद्यपि किरण बाहरी रूप से विराट का सम्मान करती थी, लेकिन